गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 23 अप्रैल 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर के अंदर हम कुछ कॉमन आर्टिकल्स को देख पाएंगे जिनको हम करेंगे केवल उसी न्यूज़पेपर से जिसमें भी ज़्यादा डिटेल से उनको बताया गया होगा, ताकि डिफरेंट जो आर्टिकल आते हैं उनके लिए हमारे पास ज़्यादा समय रहे और यूपीएससी के रेलिवेंट से यहाँ जो भी करंट अफेयर आया है वो सब का सब हम कवर कर पाएँ। शुरुआत करते हैं आज के पहले आर्टिकल से, जो कि है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन एक्सीज 2023-24 टारगेट। देखिए आर्टिकल जो है बात कर रहा है टैक्स की। अब टैक्स का क्योंकि हमें पता है दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहाँ पर जो बात हो रही है डायरेक्ट टैक्स की, यानी कि डायरेक्टली जो आपसे लिया जाता है। इसके अंदर आपका इनकम टैक्स आ जाता है, आप कोई सिक्योरिटीज़ खरीदते हो, शेयर खरीदते हो, उसके ऊपर जो आपका टैक्स लगता है, यानी कि आपके प्रॉफिट पे और आपके वेल्थ पे जो टैक्स लगाया जाता है और डायरेक्टली आपसे भरना होता है, आपको ही खुद जाके भरना होता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की तो उसके अंदर आती है जीएसटी, यानी साफ साफ इसको क्या बोल सकते हैं, या तो इसमें जीएसटी को रख लीजिए या फिर एसजीएसटी को रख लीजिए, स्टेट के लेवल पे जो होती है। इसी के साथ में इसके कुछ और एग्जांपल होते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेस वगैरह यहाँ पर ले लिया जाता है, या जो और जो स्टेट होती है छोटा मोटा कुछ सेस वगैरह लगा देती है किसी चीज़ के ऊपर, किसी प्रोडक्ट के ऊपर, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। फिलहाल के लिए हमें समझ में आता है कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर वो जो कलेक्ट हो रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इसको कलेक्ट करके भेजा जा रहा है, इसके अंदर बढ़ोतरी आई है। 2023-2024 का जब हम डाटा निकालते हैं तो हमें समझ में आता है कि लगभग 17.9% का यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका डाटा लगभग अगर नंबर में बताऊं तो 19.58 लाख करोड़, तो लगभग ये 19.58 लाख करोड़ का यहाँ पर क्या हुआ है, ज़्यादा टैक्स को कलेक्ट किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अब ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इसी वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्लैब में आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि जिसकी भी इनकम ईयरली यहाँ पर 5 लाख से कम होती है उनको टैक्स नहीं भरना होता है, उनको आईटीआर वगैरह भी कुछ भरने की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर आईटीआर भर सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, और उनका जो भी यहाँ पर पैसा दिया गया है वो वापस उनको टैक्स में वापस मिल जाता है कुछ समय के बाद में। सो 45 डेज से लेकर या 90 डेज़ के अंदर आपका पैसा वापस आ जाता है। हम देखते हैं कि कैसे उसी के अंदर यहाँ पर अगर कोई इंसान 5 लाख से मान लीजिए वो 10 लाख एनुअली कमाने लगा, तो ये ग्रोथ दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, टैक्स भरने लगा है। तो खैर ये हमें समझ में आता है कि एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है यहाँ पर अमीड एवियन फ्लू फियर्स अल्पाजाहू रिपोर्ट्स डेथ मोर बर्ड्स। देखिए केरला की एक डिस्ट्रिक्ट है, केरला के डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, अल्पाजुहा। अब ये जो अल्पाजुहा डिस्ट्रिक्ट है इसके आसपास में हम देखते हैं बहुत सारे बर्ड्स की डेथ हो रही है। माना जा रहा है कि एवियन फ्लू वैसे ही फैला हुआ है। अब एवियन फ्लू होता क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। एवियन फ्लू का मतलब है एक ऐसा फ्लू, एक ऐसा वायरस जो यहाँ पर किसको होता है, हम देख पाते हैं ये होता है बर्ड्स को। अब ये बर्ड्स से ट्रांसमिट हो सकता है, ये ह्यूमंस को भी हो सकता है, ये मैमल्स को भी हो सकता है, जिस भी मैमल्स के साथ में यहाँ पर कांटेक्ट में कौन आएगा, बर्ड्स आएंगे। तो इसी वजह से हम देख पाते हैं कि ये फैलता बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से ये रिपोर्ट भी आई है कि जैसे मुत्तूर नाम के डिस्ट्रिक्ट है केरला में, उसमें लगभग 2300 ऐसी बत्तख थी जिनकी डेथ हो चुकी है, जब उनको आफ्टर ऐसा लगा कि शायद ये उनको फ्लू हो गया है। खैर अभी तक पक्का इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग के लिए इसको भेज दिया गया है लेबोरेटरी के पास में, जो कि हम देखते हैं एवियन डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी होती है। आफ्टर टेस्टिंग हम इसको पक्के से बता पाएंगे कि ये सही में यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में फैला है या नहीं फैला है। फिलहाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़, जिसको क्या बोलते हैं, NIHSAD, तो निषाद के नाम से भी आप याद रख सकते हो कि एनिमल्स के लिए रिसर्च सेंटर बनाया गया है, जिसका काम ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़, भोपाल में ये है। और इसका काम है कि ये सभी फ्लू वगैरह जो है उनके वेरिएंट को अपने पास रखता है, रिसर्च बेसिकली करते हैं इनके ऊपर, और ज़्यादा सिक्योरिटी जो डिजीज़ हो रही है उनको ख़त्म कैसे किया जाए, ये इसमें काम करते हैं।
फ़िलहाल हम देखते हैं कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो ट्रांसमिट ह्यूमंस में भी हो सकता है, तो इसी वजह से खतरा इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो बॉडीज़ को लेने के लिए पहुँचे हुए हैं उन्होंने, जैसे कोविड के समय में यहाँ पर हम एक पीपी के किट को देखते थे, वैसे ही उन्होंने एक किट यहाँ पर पहले पहनी हुई है ताकि उनको ये वायरस इन्फेक्ट ना कर दे। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और ज़्यादा प्रिवेंटिव स्टेप्स यहाँ पर आए हैं कि कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिनसे ये वायरस कम फैले, सर्विलियंस ज़्यादा बढ़ाई जाए। 10 किलोमीटर के जो रेडियस के हॉट स्पॉट्स निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर हमें लग रहा है कि शायद ये वायरस मिल सकता है, वहाँ के ऊपर सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ाई जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम के ऊपर भी मेरा यूपीएससी स्प्रिंट नाम से एक चैनल है, वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जो आर्टिकल हम यहाँ डिस्कस करते हैं उनके आपको प्रीलिम्स के नोट्स मिल जाते हैं, साथ ही में उनसे रिलेटेड जो पीवाईक्यू आए हुए हैं, पहले जो सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स के अंदर ही, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, सो दैट आप अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हो। क्विज़ के रूप में ये आपको मिलेंगे, आप उनको पढ़ कर यहाँ पर सोल्व करके देख सकते हो। और इसके अलावा मेंस में जो सवाल आते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये आर्टिकल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों हमने इनको इतने डिटेल में समझा है, तो प्रीवियस ईयर के मेन के सवाल भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। साथ ही में जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका भी पीडीएफ फॉर्म में आपको पीपीटी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं, जो कि सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे तो इससे रिलेटेड मेंस में सवाल आ सकता है, हो सकता है कि ब्राज़ील में इसमें एज एन एग्जांपल ना दे, जस्ट हमसे पूछ लिया जाए कि रिन्यूएबल एनर्जी या जो सोलर प्लेट्स है वो क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ़िलहाल के लिए प्रीलिम्स के लिए जान लीजिए कि ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट को लगाया गया है। हम देख पाते हैं कि 10,500 प्लेट लगाई गई हैं वोटर के ऊपर। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वोटर है और इसके ऊपर 10,500 ये सोलर प्लेट्स यहाँ पर लगी हुई हैं। इसको आप आसमान से भी देख सकते हो, ड्रोन की मदद से इस सीन को पूरा का पूरा, इस फोटो को पूरा यहाँ पर कैप्चर किया गया है। ये लगाई गई है एरिंगिया इन साउ पोला के अंदर। ब्राज़ील क्योंकि हमें पता है एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, तो वहाँ पर सोलर पावर को देखिए, डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री ही है, तो उसके अंदर यहाँ पर सोलर पावर को या रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, और जो नेशनल ग्रिड है उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ पर एक नेशनल ग्रिड बनाया गया है, पूरा का पूरा स्कीम है कि हम नेशनल लेवल पे ग्रिड बनाएंगे सोलर पावर से रिलेटेड, वैसा ही उन्होंने भी अपने इनिशिएटिव चलाए हुए हैं। और हीट वेव्स क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है, मार्च से ही आ रही हैं, तो उनकी वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है वो 15% तक लोअर हो गई है। खैर अभी के लिए हमें जस्ट ये जानना था कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट हम बोल सकते हैं, जो क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, वो कहाँ पर मिलता है, ब्राज़ील के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। ये ऑलरेडी हम पहले ही इसको समझ चुके हैं, तो हो सकता है गलती से लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिपोर्ट फॉल्स क्रू स्टेशन स्टाफ सेफ्टी लैब्स ऑन ट्रेन फॉर आंध्र प्रदेश एक्सीडेंट। देखिए यहाँ पर बात क्या हो रही है, एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई थी, एक मेजर ट्रेन की घटना यहाँ पर होती है। शायद आप लोगों को अभी इतना याद भी ना हो, क्योंकि उड़ीसा का जो कांड हुआ था वो भी हम देख पाते हैं कि अभी 1 साल पहले ही हुआ था, और उसी के कुछ दिनों के बाद में हम देखते थे कि कैसे आंध्र प्रदेश के अंदर विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर एक एक्सीडेंट होता है। ट्रेन जो है वो अपने ट्रैक से यहाँ पर उतर गई थी, जिसकी वजह से 17 लोगों की यहाँ पर डेथ हो गई थी, और ऐसे 34 अदर मेंबर थे जो क्या थे, इंजर्ड थे, जिनको यहाँ पर हम देखते हैं कि इंजरी आई थी, चोट वगैरह लगी थी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट से पता चलता है कि ये एक्चुअली में एरर जो था वो ट्रेन की वर्किंग के अंदर था, यानी कि ट्रेन के कुछ ऐसे भाग थे जो ठीक से काम नहीं कर पाए। अब इस पे सवाल जब उठता है तो बार बार ये बात आती है, जैसे कि इंक्वायरी के जो कमिश्नर थे उनका नाम था प्राणजीव सक्सेना, उनका बोलना था कि अगर रेलवे की जो सेफ्टी के लिए यहाँ पर जो स्टाफ है उसने थोड़ा ध्यान रखा होता तो शायद ये दुर्घटना होने से रह जाती। फिलहाल के लिए आर्टिकल इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है,
उस नज़रिए से हम इसको समझते। देखिए जीएस पेपर 3 के अंदर हमें पता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का यहाँ पर क्या आता है, एक पोर्शन पूरा का पूरा दिया गया है जिसमें हमें 1 से 2 सवाल यानी 10 से 15 या फिर 20 से 25 नंबर का यहाँ पर क्या आ जाता है, मेंस के अंदर सवाल आ जाता है। क्योंकि एक साल में 2 दुर्घटना हो चुकी हैं तो पहले तो है हमें पता होना चाहिए कि ट्रेन के जो एक्सीडेंट होते हैं वो होते किन कारणों से हैं। पहले हम देखते हैं ह्यूमन एरर की वजह से हो जाता है, टेक्नोलॉजी स्टाफ वगैरह की वजह से हो जाता है, और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे जो होते हैं वो होते हैं डीरेलमेंट की वजह से, यानी रेल जो होती है वो अपने जो उसका ट्रैक बना हुआ है उससे उतर जाती है। तो इसमें इनकी भी गलती हो सकती है कि हमने जो ये पूरे के पूरे ट्रैक बनाए हैं इनको ठीक से एक्चुअली में उतना ज़्यादा प्रिजर्व करके नहीं रखा है, लोहे के ये होते हैं और कई बार हीट की वजह से, बाहर रहने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये भी कारण होते हैं इनके पीछे। फ़िलहाल के लिए आपको मेंस की आंसर राइटिंग की तरफ से इसको बिल्कुल सोचना चाहिए कि कैसे इसको मिटिगेट किया जा सकता है। तो जो भी यहाँ पर एरर होते हैं, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है ह्यूमन एरर की वजह से, जो चला रहा था ड्राइवर यहाँ पर था वो ठीक से नहीं कर पाया, कुछ मिस्टेक उससे हो गई, या जो सिग्नल टाइम पे देने थे, जैसे इसी ट्रेन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सिग्नल जो थे वो टाइमली इन तक नहीं पहुँचाए गए। 2 से 3 जगह पर ये क्या कर चुकी थी, ऑटोमेटिक सिग्नल्स को तोड़ चुकी थी। अब क्या काम था, जो टेलीकम्युनिकेशन स्टाफ था उनका ये काम था कि उनको प्रिकॉशन लेते हुए यहाँ पर स्टेशन या कंट्रोल स्टाफ को पहले ही बता देना चाहिए था कि ये जो ट्रेन आ रही है, जिसका नाम भी हम देख पाते हैं 08504 विशाखापट्टनम रायागढ़ पैसेंजर, तो ये इस पूरी की पूरी ट्रेन का नाम था। इसके बारे में पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था स्टेशन मास्टर जो होते हैं उनको कि देखिए ऐसे ऐसे इन्होंने ऑटोमेटिक सिग्नल को तोड़ दिया, शायद कुछ गलती हो सकती है। लेकिन ऐसे ऐसे जब जगहों पर ह्यूमन एरर हो जाता है तो उसका विनाश जो हमें, उसका एट द एंड का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी बड़ा और भयंकर हम इसमें देख पाते हैं। फ़िलहाल के लिए अगेन जो प्रॉब्लम है वो हमने तीनों जगह से देख लिया कि ह्यूमन एरर जो होता है उसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टाफ को थोड़ा स्ट्रिंजेंट रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए इन सभी कामों के अंदर। उनको काम या उनको पैसे ही इसी चीज़ के मिलते हैं कि वो यहाँ पर नज़र रख सके, तो उनका काम है तो अपने काम के प्रति उनको ईमानदार और वफादार रहना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि जब यहाँ पर फेलियर होता है टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का जब फेलियर होता है तो उसमें भी क्या होना चाहिए, पहले ही उन टेक्नोलॉजिकल चीज़ों का सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ फेल हो सकती है। तीसरी बात हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक्स जो हमारे हैं जो कि पुराने काफ़ी हो चुके हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको दोबारा से या तो उनके ऊपर काम किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है उनको, क्योंकि हमारे जो ट्रैक हैं वो कैसे हैं, थोड़े वाइड ज़्यादा हैं। यूजुअली जो ग्लोबल लेवल पे हम देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पर 1 मीटर का डिस्टेंस होता है, हमारे होते हैं 1.5 मीटर तक के वाइड। तो इसी वजह से इसके डिस्टेंस पे भी काम किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, कोचेज़ को भी मॉडिफाई किया जा सकता है जो ट्रेन के होते हैं, और ताकि हम अच्छे से समझ पाए और अच्छे से कोई भी जब यहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला हो उसको पहले ही एक तो रोका जा सके, सिग्नल वगैरह ध्यान में रखकर ऑटो ब्रेक इस तरीके से लगाए जाने चाहिए। इवन ट्रेन के अंदर खुद में एक प्रोसेस होता है हम जो इस्तेमाल करते हैं कि अगर ट्रेन सिग्नल बार बार तोड़े जा रही है तो आप क्या कर सकते हो, दूर बैठे हुए भी, लोकोमोटिव होते हुए भी क्या कर सकते हो, उसके अंदर से वहाँ पर ऐसे ब्रेक लग सकते हैं कि ट्रेन रुक जाएगी, धीरे धीरे रुक जाएगी। बट इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। खैर ये था आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जो कि है द मैपॉक्स वायरस यूजेस जीनोम अकॉर्डेंस टू इवॉल्व एंड इन्फेक्ट ह्यूमंस। देखिए ये जो आर्टिकल हमें समझ में आता है कि जीएस पेपर 3 के लिए आर्टिकल इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जीएस पेपर 3 में भी हम देख पाएंगे साइंस एंड टेक के अंदर इसकी महत्वता जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो साइंस एंड टेक के अंदर अलग अलग हम देखते हैं जीएस पेपर 3 के अंदर यहाँ पर टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर है, फिर हम देख पाते हैं स्पेस को, फिर हम देख पाते हैं यहाँ पर नैनो टेक्नोलॉजी को, ऐसे ही अलग अलग स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसे ही अलग अलग यहाँ पर टॉपिक होते हैं। उसमें से जो एक बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर हम जो जनरल बायोलॉजी है उसमें इसके इम्पोर्टेंट को यहाँ पर समझ पाते हैं। फ़िलहाल के लिए देखते हैं कि ये मैपॉक्स वायरस एक्चुअली में है क्या, और ये कैसे हमारे जीन्स को, हमारे जो जेनेटिक होते हैं उनको इम्पैक्ट करता है। ऑक्सी वायरस
वायरस जो है वो एक्चुअली में काफ़ी डर के, यहाँ पर क्यूरियोसिटी और डर दोनों ही हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर बना के रखता है काफ़ी पुराने समय से। क्या होते हैं ऑक्सी वायरस? देखिए मपॉक्स जो मैं बोल रही हूँ एक्चुअली में जिस भी वायरस के पीछे आपने पॉक्स लगा सुना होगा, चाहे उसमें स्मॉल पॉक्स आता हो या फिर हम देख पाएंगे अदर जो भी पॉक्स से रिलेटेड वायरसेस हैं वो सभी इसी कैटेगरी के वायरस होते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, हम देख पाते हैं इनको बोला जाता है पॉक्स वायरसेस। पर्टिकुलरली ये इनफेमस होते हैं पॉक्स वायरसेस में, और इसमें हम देखते हैं कि पिछली 1 सेंचुरी से पिछले 100 सालों में इन्होंने 500 मिलियन से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान ली है। इतना खतरनाक ये वायरस है। अभी तक भी हम पूरा का पूरा इसका हल यहाँ पर नहीं निकाल पाए हैं। स्मॉल पॉक्स को अगर देखें एक एग्जाम्पल इसके अंदर, तो हमें समझ में आता है कि उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं है। अब ऐसे कैसे, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव करना, यानी ये स्मॉल पॉक्स जो होता है वो किसी बच्चे को भी हो सकता है, ये किसी यंग मैन को भी हो सकता है, वुमन को भी हो सकता है, किसी अमीर को भी हो सकता है, किसी गरीब को भी हो सकता है। तो ये किसी को भी हो सकते हैं। और जैसे हमने टीबी को कुछ दिनों पहले समझा था कि कैसे बड़े बड़े लोग, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू, या ऐसे जैसे कि हमने देखा मोहम्मद अली जिन्ना को, तो ऐसे लोग भी टीबी से मरे हैं। और जो दूसरे गरीब लोग होते हैं उनकी भी डेथ टीबी की वजह से हुई। तो इन्फ्लुएंसर लोगों को भी वो हम बचा नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही समझ रहे हैं कि कुछ वायरसेस जो होते हैं ये इनका नेचर ही ऐसा है कि एक तो किसी को भी हो सकते हैं, दूसरा ये बहुत ज़्यादा लीथल है। अब लीथल यानी कि जानलेवा ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो उन्हीं में से एक है। जब भी ये जिस भी इंडिविजुअल को यहाँ पर इन्फेक्ट करता है, ऐसा माना जाता है कि 10 में से यहाँ पर 1/3 जरूर लोगों की इससे डेथ हो जाती है, यानी कि 3.33 को हम देख पाएंगे कि यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। मपॉक्स को अगर हम समझे तो समझ सकते हैं कि देखिए अनदर जो पॉक्स वायरस होता है उसमें एक मपॉक्स भी है। रिसेंटली ये हेडलाइन के अंदर है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर भी ये काफ़ी ज़्यादा आउटब्रेक इसका हो रहा है, यानी कि फैल रहा है। जैसे हमने कोरोना वायरस को देखा था, वैसे ही एक अलग तरीके का वायरस है। वायरस क्या होते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। वायरस और बैक्टीरिया ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो पैथोजोनिक है, यानी कि क्या करेंगी, हमारे शरीर के अंदर आएंगी और डिजीज़ फैलाएंगी, बीमारियों को ये फैलाती हैं। फिर इन्हीं के अगेंस्ट में जो काम करते हैं उनको हम देख पाते हैं एंटीजेंस को, कि वो इनको मारने के लिए, हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए काम करते हैं। ये जो पैथोजोनिक आउटब्रेक हम देख पाते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो तो होता है आपका लिविंग। अगर आपको किसी बैक्टीरिया इफेक्ट करेगा तो या तो वो किसी लिविंग चीज़ पे होगा तभी आपके थ्रू आ पाएगा। अगर किसी भी इन लिविंग चीज़ के ऊपर वो जाता है, फॉर एग्जांपल वुड के ऊपर, मान लीजिए वो लिविंग नहीं है, दरवाज़ा जैसा, तो वो उसकी भी डेथ हो जाएगी और वो कुछ समय के बाद में किसी को भी इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन वायरस की जब बात करें तो वायरस होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि इसको ब्रिज माना जाता है। किस चीज़ का ब्रिज माना जाता है? ब्रिज माना जाता है जीवन और मृत्यु दोनों का। यानी कि ये क्या करता है एक्चुअली में, जब ये बाहर रहता है किसी भी ह्यूमन बॉडी से या एनिमल बॉडी से जिसको भी इफेक्ट कर सकता है, तब तक ये रहता है डोरमेंट फेज के अंदर। डोरमेंट स्टेज में क्या करता है, अब ये जिंदा नहीं है बेसिकली, लेकिन जैसे ही ये किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर आएगा, वैसे ही ये अपने आप को जिंदा कर लेगा, वैसे ही इसके अंदर लाइफ आ जाती है और फिर ये यहाँ पर डीएनए के ऊपर कब्जा करता है और खुद को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, अपनी बार बार कॉपियाँ बनाना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं यहाँ पर कि इसका नुकसान भी जो होता है वो भी काफ़ी मात्रा में होता है। क्योंकि एट द एंड ये क्या करेगा कि केवल और केवल अपनी यहाँ पर कॉपियाँ बनाता जाएगा शरीर के अंदर, जिससे जो ह्यूमन बॉडी होगी वो धीरे धीरे कमज़ोर होकर डेथ उसकी हो जाती है। अब यही वायरस में हम देख पाते हैं स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, ऐसे ऐसे वायरसेस को जिन्होंने एक्चुअली में यहाँ पर रिसर्च करवाने के लिए लोगों को मजबूर किया है कि वो समय पे आए, इन पे रिसर्च करें। अदरवाइज़ जो इनका इम्पैक्ट था वो इतना गहरा था, लोगों की इतनी ज़्यादा मौत यहाँ पर हो रही थी। फिलहाल एक नया जो आउटब्रेक हो रहा है, चिंता की बात है ये, क्योंकि लोगों को नहीं पता है अभी तक कि ये ऐसी चीज़ें फिर से फैल रही हैं। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर एम पॉक्स यहाँ पर फैल रहा है, ह्यूमंस में ही खासकर ज़्यादातर ये फैलता हुए हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा डर है कि ये फैल कर क्या कर सकता है, जैसे कोविड या कोरोना आया था वैसे ही ये ग्लोबल लेवल पर या तो पेंडेमिक भी बन सकता है
या फिर हम देख पाएंगे कि एंडेमिक रह सकता है। पेंडेमिक क्या होता है, जब आप एक भूभाग, एक क्षेत्रफल से बाहर निकल जाते हो, बाउंड्रीज से यहाँ पर बाहर निकल जाते हो। और एंडेमिक क्या होता है, जब आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुए थे तो वहीं तक रह गए, उसको हम एमिडिक बोलते हैं, एंडेमिक बोलते हैं। देखिए अभी 2022 तक हम देखते हैं कि कैसे ये जो डिज़ीज़ थी वो एक्चुअली में ज़्यादा जानी नहीं जाती थी, लेकिन अब इसका लगभग 118 ऐसे देश हैं जिनके अंदर ये पहुंच चुकी है। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की तरह घोषित कर दिया गया है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर आ गई है। हम ये देख पाते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर लोगों को ये इन्फेक्शन हो चुका है। और WHO की माने तो यहाँ पर 1 से 10% की मॉर्टेलिटी रेट है। क्या है कि लोगों को लगभग 10% लोग ऐसे जिनको ये इन्फेक्शन हो रहा है उनकी डेथ हो जा रही है। आउटब्रेक जो है वो हम देख पाते हैं कि ये कॉमन वायरस की वजह से हो रहा है। कॉमन वायरस का एक पार्ट है जिसको बोला जाता है 2B। अब ये जो 2B है ये क्या है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए ये जो 2B है ये एक्चुअली में वायरस के अंदर का कॉमन कोई एंसेस्टर था जहाँ से ये निकल कर आ रहा है, ये वायरस बन गया है। और ये ऐसा बना हुआ है जो बहुत जल्दी किसी ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन के अंदर यहाँ पर ट्रांसमिशन हो जाता है। या तो वो क्लोज कॉन्टैक्ट में आप साथ साथ में बैठे हुए हैं, आपने जो भी छींक वगैरह मारी है तो आपके जो ड्रॉपलेट्स थे वो दूसरे ह्यूमन बींग के ऊपर चले जाते हैं, तो उनको क्या होगा, इससे हम देख पाते हैं कि ये वायरस उन तक भी पहुंच जाएगा। दूसरा ये पहुंच सकता है सेक्सुअल रूट से, तो सेक्सुअल रूट से भी जो इंटीमेसी होती है उससे भी ये वायरस किसी दूसरे इंसान को हो सकता है। तो ये 2 कारण है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल के लिए फैल रहा है। एक्सपेंडिंग इसका नेचर है, क्या क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए। मैपोक्स जैसे जो भी पॉक्स वायरसेस होते हैं ये सब DNA वायरसेस होते हैं, इनके खुद के अंदर भी DNA होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर DNA होता है। मैपोक्स जीनोम के अंदर माने तो ऐसा माना जाता है कि 197 किलो बेस यहाँ पर DNA है। 197। सबसे पहले हम देखते हैं DNA को किलो के अंदर कैसे बांटा जा रहा है। देखिए DNA जो होता है वो मापा जाता है किलो बेस के अंदर। 1 किलो बेस का मतलब होता है 1000 बेस। अब ये बेस क्या होते हैं, हमने देखा था कि DNA जो होता है वो एक्चुअली में डबल हेलिक्स इस प्रकार से दिखाई देता है, राइट। अब ये जो DNA है इसमें बेस बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर बेस तैयार होता है। वो बेस तैयार होता है, पहले तो उसमें होता है शुगर, दूसरा सभी बेस में होता है फॉस्फेरेट। तो ये 2 तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है। और दूसरा या तो होगा एडेनाइन, थियामाइन, या फिर हम देख पाएंगे यहाँ पर साइटोसाइन को या फिर ग्वानिनाइन को। तो ये 4 ऐसे बेस के, एक्चुअली 2 पेयर हो गए, 4 ऐसे बेसिस होते हैं जिनसे मिलकर DNA बनता है। और उनको जब ये बेस इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अब हमें समझ में आता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक सेल के अंदर कितने जीन्स के यहाँ पर बेस पेयर होते हैं। हम देखते हैं 36,000 इनको हम देख पाते हैं। और इस जो ये हम वायरस की बात करें इसमें है 197 किलो बेस, यानी कि एक यहाँ पर इसके कितने बेस होंगे, 1000 बेस के अंदर यहाँ पर 197 किलो बेस निकाला जाता है। तो ये पूरा का पूरा इसके ऊपर रिसर्च करके हमें पता चला है कि इतने इसके अंदर जीन हैं जो कि काफ़ी क्लोजली कंजर्व्ड हैं, यानी कि इवोल्यूशन की वजह से वो अभी तक इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अब इसकी जो एक सेशन की लेंथ है पूरे के पूरे जीन को अगर आप निकाल के नापेंगे तो वो कितनी मिलेगी, 6.4 KB लॉन्ग है। और यहाँ पे हम इसके जो एंड को देख पाते हैं कि इतने बेस पेयर के अंदर ये बनता है। फ़िलहाल के लिए हम देखते हैं कि रिसर्चर्स जो हैं वो अलग अलग और इसके ऊपर सस्पेक्ट कर रहे हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए जस्ट आपको यही जानना ज़रूरी था कि DNA जो होता है वो किस में नपता है, किलो बेस के अंदर नपता है। वायरसेस के अंदर भी DNA होता है, बिल्कुल ये बात सच है। अगर ऐसा कोई सवाल प्रीलिम्स के लिए पूछा जाता है तो वो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। अब इवोल्यूशन के हिसाब से, क्योंकि हमारा इवोल्यूशन हो रहा है तो वायरसेस भी बहुत पुराने हैं, उनका भी धीरे धीरे यहाँ पर हम देखते हैं इवोल्यूशन लगातार हो ही रहा है। और उसी के साथ साथ में इनके जो जीनोम है इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये खुद के जीनोम को, जो कुछ हमें पता है ना कि हमारे जो जीन्स होते हैं, हमारे जीन्स हमें पता है 36,000 जीन है, इनमें से बहुत सारे जीन, लगभग हम देख पाएंगे यहाँ पर 70 से 80% जो जीन्स होते हैं वो एक्चुअली में जंक होते हैं, यानी कि
कि कुछ काम के नहीं है, ऐसे ही है बस वो, क्योंकि एक दूसरे की कॉपी हो सकते हैं कि यहाँ पर भी वही इन्फॉर्मेशन थी, फिर हम देखते हैं नंबर 1 पे और नंबर 3000 पे भी सेम इन्फॉर्मेशन है, तो ये तो जंक ही हो गया क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। अब हमारे पास ये कैपेसिटी नहीं होती है कि हम हमारे जंक सेल को या जंक जो जीन होते हैं उनको डिलीट कर सकें, लेकिन इवोल्यूशन के प्रोसेस में हम देख पाते हैं कि इस वायरसेस के पास ये कैपेसिटी है कि ये अपने जो जीनोम्स होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, जंक जो है, खराब जो है, बचे हुए, इनके लिए काम नहीं आ रहे हैं, उनको ये डिलीट कर देते हैं या फिर इनएक्टिव कर देते हैं अपने जीनोम अकॉर्डेंस के हिसाब से। इसी वजह से ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ये स्टडी जो हमें पता चली है ये छापी गई थी द नेचर के अंदर, और एक नेचर कम्युनिकेशन नाम का यहाँ पर जर्नल है जिसमें रिसर्च जो की गई थी वो की गई थी इचारन स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क के अंदर। और ये बताते हैं कि हाँ, स्पेन के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसी कैंपेन के सीक्वेंस करने पे ही लगे हुए हैं। इसका मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुकी हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि 2005 के आसपास यहाँ पर ख़त्म होता है, शुरुआत होती है इसकी 1990s में। यूएस अमेरिका इसको शुरू करता है, बहुत सारे कंट्रीज़ से यहाँ पर ह्यूमंस के जो डीएनए होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है और उसके एग्जाम्पल लिए जाते हैं। अब इसके अंदर जो डीएनए हमारा है, इसी जीनोम के बाद में हमें पता चलता है कि 36,000 क्या है इसके अंदर जीन्स पाए जाते हैं। एक जीन के अंदर क्या होती है, एक पेयर होता है, एंडेमाइन का हो सकता है जेनानाइन के साथ में, और साइटोसाइन का हम देख पाएंगे थेनानाइन के साथ में। तो ये जो पेयर होते हैं इनके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन होती है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ह्यूमन जो बॉडी है उसमें सभी ह्यूमंस, चाहे वो हम निएंडरथाल को देख सकते हैं जो कभी पहले होते थे समय में, फिर होमो हैबिलिसिस आता है, फिर हम देख पाते हैं होमो इरेक्टस आता है, और उसके बाद में होमो सेपियन आता है। उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन आज के होमो सेपियन के अंदर जितने भी हम होमो सेपियन है, चाहे अफ्रीका से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे एशिया से हो, चाहे हम देख पाए यूरोप या अमेरिका से हो, सब के सब में 99.9% हमारा डीएनए सेम होता है। यानी जो भी आप डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, ज़्यादातर डिफरेंसेस कलर का होता है या फिर फेशियल स्ट्रक्चर का होता है। तो ये सब डिफरेंसेस केवल और केवल 0.1% ही डिफरेंसेस हैं, वरना तो आप समझिए कि सभी के 2 हाथ हैं, सभी की 2 आंखें होती हैं, सभी के ऑर्गन्स अंदर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कैसे सिमिलर होती हैं। 99.9% सभी लोग एक जैसे ही होते हैं डीएनए से। ये इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आती है जब हम क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को यहाँ पर लेकर आते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि ये इन्फॉर्मेशन पता कैसे चली, क्योंकि जीन से। अब जीन के अंदर क्या होता है, हर एक जीन के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। उसके अंदर आपके हेयर्स का कलर हो सकता है ब्लैक होगा, आपके हेयर्स का दूसरा जो नंबर होगा उसमें बताया जाएगा कि ये स्ट्रेट होने वाले हैं बाल या घुंघराने होने वाले हैं। आपकी जो आईज होंगी उनका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला, ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपकी जीन की यहाँ पर हम डीएनए से निकाल सकते हैं। यानी कि कोई इंसान, मान लीजिए आज से बहुत साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब हमें क्या मिले हैं, उसके फोसिल मिले हैं। उसके क्या मिले हैं हमें, उसके फोसिल्स हमें मिल जाते हैं, और उससे हम निकाल सकते हैं कि वो कैसा दिखाई देता होगा, क्योंकि उसके जीन हमें क्या मिल गए, उसके अंदर मिल गए, डीएनए हमें मिल गया, और डीएनए से हमने उसको सीक्वेंस करके इस बात का पता लगा लिया कि वो ह्यूमन बीइंग जिसको हम आज देख रहे हैं या कोई भी जानवर, वो पास्ट में कैसा दिखाई देता होगा। खैर, यहाँ तक पहुँच के हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली में डीएनए के कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और कैसे हम अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग इतने एक बड़े स्तर पर आज के समय पे पहुँच चुके हैं। डीएनए में अगर मैं और बातें करूँ तो मैं आपको समझा सकती हूँ कि ये जो सीक्वेंसिंग की काम चल रहा है एमपोक्स के ऊपर, ये सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि जो जीन है टोटल हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 36,000। अब ये जो 36,000 होती है, हर सेल में 36,000 है, क्योंकि ये हर सेल एक दूसरे सेल की कॉपी ही होता है, तो इसी वजह से हमने टोटल 36,000 उनको मान लिया है। अब इनको सीक्वेंस कैसे करेंगे, हम एक जो सबसे पहला जीन होगा उसको नाम देंगे जीन 1, दूसरे को नाम देंगे जीन 2, जीन 3, G4, G5। तो ये होती है सीक्वेंसिंग की, आपने इस तरीके से नंबर वाइज उनको बांट दिया है। तो ऐसी ही सीक्वेंसेस यहाँ पर की जा रही है इस वायरस की भी, ताकि अच्छे से हम इसको समझ सकें और इसको समझने के बाद में इसको ख़त्म भी यहाँ से कर दिया जा सके। फ़िलहाल के लिए एक समस्या बना हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा हम रिसर्च करने के बाद भी इसको इन्वेस्टिगेशन
कर रहे हैं, अभी भी इतनी अच्छे से हम इसको समझ नहीं पाए हैं। लेकिन अगर रिगरस जीनोम इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसको पब्लिक हेल्थ एफर्ट्स के साथ में कोऑर्डिनेट भी कर दिया जाता है, तो इस बात की ज़रूर सिक्योरिटी है कि आने वाले समय के अंदर ये जो वर्ल्ड की इतनी बड़ी बीमारी है, थ्रेट है हमारे लिए, जो कि उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको कंट्रोल में किया जा सकता है, उसको हम हेल्थ सिक्योरिटी के एस्पेक्ट से यहाँ पर बचा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर वोटर स्ट्रेस। देखिए लगातार हम इस आर्टिकल पे बात कर रहे हैं, लगातार हमें पता है बेंगलुरु का वोटर क्राइसिस का एग्जाम्पल हमारे सामने ही है, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये आज वर्ल्ड अर्थ डे जो कल था उसके पर्सपेक्टिव के अंदर हमने इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। अरुणाभा घोष जो कि CEO है यहाँ पर काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के, नितिन बस्सी जो कि सीनियर प्रोग्राम लीड करते हैं अगेन काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के अंदर, वो इस आर्टिकल को लिखते हैं। ये सब शुरुआत करते हुए बताते हैं कि कैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बात को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है, पहले ही ये बात बता दी है कि इस साल में अप्रैल से लेकर जून तक जो यहाँ पर समर होने वाली है, गर्मी का जो ये मौसम है, ये ज़्यादा गर्म रहने वाला है। बहुत सारी हीट वेव्स को हम आते हुए देखेंगे, जिससे कि लोगों को भी खतरा है, गर्मी जो होगी वो भी यहाँ पर ज़्यादा बढ़ेगी और इन्हीं कारण से वोटर स्ट्रेस होगा। क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है, दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहला तो ह्यूमंस को तो गर्मी ज़्यादा लगेगी तो मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ऑब्वियसली पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। दूसरा, अगर एनवायरनमेंट के नज़रिए से भी देखें तो हमें पता है कि जब जब टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इवापोरेशन ज़्यादा होता है, यानी कि एयर के अंदर ह्यूमिडिटी बन जाती है। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है? नमी हो जाना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तभी तो यहाँ पर एवापोरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। फिर क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ज़मीन के अंदर अगर यहाँ पर फार्मर्स ने भी पानी छोड़ा है तो वो क्योंकि कुछ पानी ऐसा होगा जो एवापोरेट हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो फसल को यहाँ पर मिल पाएगा, यानी ज़्यादा फसल को भी वाटर की ज़रूरत होगी। तो हर जगह पे वाटर की ज़रूरत जो होगी वो ज़्यादा होगी, इसी वजह से स्ट्रेस इसके ऊपर बिल्कुल आ सकता है। फ़िलहाल के लिए अगर हैंडल करने की बात करें तो हम समझ पाएंगे कि इंडिया का जो हाउसेस होते हैं, इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि 18% वर्ल्ड की पॉपुलेशन पाई जाती है, और वो भी कितने में पाई जाती है? केवल और केवल 2.4% अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो जितनी पॉपुलेशन यहाँ पर है हमारे इंडिया में, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, इवन इंडिया के लिए प्रॉब्लम भी है। और ग्लोबल फ्रेश वाटर देखें तो वो इंडिया में केवल और केवल 4% पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आप लोगों को याद रखने चाहिए, आप चाहे तो इसके नोट्स पे बना सकते हो, क्योंकि ये आंकड़े आप अपने ऐसे या आंसर के अंदर लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आपके ऐसे या आंसर की जो ऑथेंटिसिटी है वो भी बढ़ेगी और सीरियसनेस भी उसमें ज़्यादा आ जाती है। हम देख पाते हैं कि इंडिया के अंदर नियरली हमारे अगर यहाँ पर 100 रिवर्स और रिवराइंस हैं, कि 100 नदियाँ हैं और उसके सहायक जो नदियाँ होती हैं, नहरें होती हैं वो हैं, तो उनमें से हाफ यानी 50% अभी पोल्यूटेड है, जिनका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता है। हाफ ऑफ देम आर पोल्यूटेड। 150 जो हमारे प्राइमरी रिजर्वर्स हैं उनमें से लगभग 38% ऐसे हैं जो टोटल लाइव स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर हम देख पाते हैं कि अभी चल रही है, कि उसके अंदर स्टोरेज फ़िलहाल के लिए अभी आप नहीं कर सकते हो। और जो लार्जेस्ट यूज़ होता है पूरे वर्ल्ड में ग्राउंड वाटर का, वो कहाँ दिखाई देता है? वो भी दिखाई देता है इंडिया के अंदर। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड जो पूरे के पूरे अगर दुनिया में हम देखें तो उतने ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यहाँ पर इवन हम देख पाए हैं कैसे कुछ स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब जैसी, जहाँ पर वो जो ग्राउंड लेवल का वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ है, नीचे की तरफ जा चुका है। तो वो भी एक कंसर्न हो जाता है कि आप ऐसी फसलों का इस्तेमाल करते हो। तो ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रभाव इससे पड़ सकता है, लोगों की लाइफ के ऊपर इसमें चेंज आ सकते हैं। तो ये सब होते हुए जो वाटर है वो इकोनॉमी के थ्रू कैसे यहाँ पर बह रहा है और कैसे उसको अभी हम रिसेलियंस करके रखिए कि क्लाइमेट तो बदलेगा, क्लाइमेट को तो अभी फ़िलहाल के लिए जो रिजल्ट आने वाले हैं पास्ट के किए हुए एक्शंस के, उसको तो रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कैसे इसको बचाया जा सकता है, यानी थोड़ा बहुत हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं उसको समझते हैं। देखिए अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर इकोनॉमी के लिए भी हमारा वाटर बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे मैं बात कर रही हूँ। लॉन्ग समय तक हमने वाटर को इतना ज़्यादा ध्यान से नहीं समझा, कोग्निजेंस उसको ज़्यादा नहीं दी, खासकर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया।
हम देख पाते हैं कि वाटर जो होता है वो एक्चुअली में हाइड्रोलॉजी, फूड, एनर्जी, इन सभी चीज़ों को एक साथ में कनेक्ट करता है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को यानी कि ह्यूमंस को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है, असर डालती हैं। अब ये कनेक्शन काम कैसे करता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है? बारिश होनी, रेन आना। तो प्रेसिपिटेशन जो होता है वो सबसे प्राइमरी सोर्स होता है सोइल मॉइस्चर का। मिट्टी के अंदर जो नमी आती है वो सबसे पहले किस वजह से आती है? प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल की वजह से। और जो वाटर स्टोर्ड होता है वेजिटेशन के अंदर, ग्रीन वाटर जिसको बोला जाता है, यानी कि पेड़ पौधों के अंदर, घास के अंदर, और जो वाटर अवेलेबल होता है रिवर्स एंड एक्विफायर के अंदर जिसको ब्लू वाटर बोला जाता है, उसका भी सबसे पहला सोर्स क्या है? सबसे पहला सोर्स यहाँ पर होता है प्रेसिपिटेशन। दोनों जो ब्लू और ग्रीन वाटर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, दोनों ही ऐसे पानी हैं जो हमारे फूड को यहाँ पर इम्पैक्ट करते हैं। इसके अंदर चाहे आप क्रॉप्स को इरिगेट कर रहे हैं, सिंचाई करना चाहते हो, चाहे आप हार्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, कटाई कर रहे हो किसी फसल की, तो इन सारी चीज़ों में ही इन दोनों चीज़ों की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इन सारे कामों में ही हम ब्लू वाटर और ग्रीन वाटर दोनों को ही देख पाते हैं। अगर एक रिपोर्ट की माने जो कि इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 छपी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है कि इंडिया के अंदर इंडिया की 45% पॉपुलेशन ऐसी हो रही है जो अभी भी एग्रीकल्चर यानी कि खेती के अंदर क्या है, लगी हुई है, कृषि के अंदर वो अभी भी एम्प्लॉयड है, काम करती है। और मोस्ट ऑफ द जो कंट्री का लेबर फोर्स है वो इसी के अंदर है। सेम टाइम में अगर हम काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर की यहाँ पर समझे तो जो मॉनसून की रेनफॉल होने वाली है वो भी यहाँ पर पैटर्न को चेंज कर रही है। अपना जो जिस तरीके से वो आती थी वो क्या कर रही है, वैसे नहीं आती थी। कभी हम देखते हैं कि बेमौसमी बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी जब बारिश को आना चाहिए उस समय पे वो नहीं आ पाती है। इनके कारण से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इनके कारण से हम देखेंगे किसी फसल को जो बहुत लंबे समय से एक तरीके से उग रही है, जब उसमें पानी नहीं चाहिए होता उस टाइम पे पानी आ जाता है तो उससे उनका नुकसान होता है। और कभी कभी जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगेन नुकसान हो रहा है। तो ज़्यादा पानी अगर आ भी रहा है बिना जिस टाइम पे हमें नहीं चाहिए तो भी हमें नुकसान है, और नहीं भी आ रहा है तो भी यहाँ पर नुकसान है। इवन अगर हम देखें तो क्लाइमेट क्राइसिस के साथ साथ में हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल जो डिज़ास्टर है उसके ऊपर भी यहाँ पर रिपोर्ट आ रही है कि देखिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है, और सबसे ज़्यादा असर हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल के ऊपर ही पड़ने वाला है। हमें पता है कि ग्लेशियर्स पिघलेंगी, ग्लेशियर पिघलेगी तो सी का जो लेवल होगा वो क्या होगा, राइज हो जाएगा। सी का लेवल राइज होने से फ्लड आएंगी अलग अलग जगहों पर। दूसरी जगह पे हम देखेंगे, मैंने अभी आपको समझाया कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, भाप यहाँ पर ज़्यादा बनेगी, वो अगर ज़्यादा होगा तो बारिश ज़्यादा होगी, रेन ज़्यादा होगी। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में इतनी अड़ी होकर एक साथ में जुड़ी हुई हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो यूएन की तरफ से यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2020 के अंदर, जिसमें हम देख पाते हैं कि ये भी बोला गया था कि 75% तक जो भी नेचुरल डिजास्टर अब आने वाले हैं अगले 20 सालों के अंदर वो रिलेटेड टू वाटर ही होंगे। कि नेचुरल डिजास्टर्स तो होंगे लेकिन पानी की वजह से वो हो रहे हैं, और कितने हो रहे हैं, 100 में से 75% यहाँ पर पानी की वजह से आएंगे। अब उसमें कहीं पे सूखा भी हो सकता है और दूसरी जगह पे कहीं पे बाढ़ भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो हम देख पाएंगे आने वाले अगले 20 साल के अंदर। अगर CEEW यानी कि जो काउंसिल की हम बात कर रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड, उनकी माने तो 1970 से लेके 2019 तक जितने भी फ्लड से एसोसिएटेड यहाँ पर इवेंट हुए हैं, जैसे लैंडस्लाइड हो गई है कि बाढ़ आ गई थी, इसी वजह से कुछ जो ज़मीन था, भूस्खलन भी इसको हिंदी में बोलते हैं, तो लैंडस्लाइड वहाँ पर हो गई थी। फिर हम देख पाते हैं कि कैसे थंडर स्टॉर्म आते हैं। थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर बवंडर आ जाते हैं, थंडर के साथ में स्टॉर्म आ रहा है, और क्लाउड ब्रस्ट यहाँ पर हो जाता है। तो क्लाउड ब्रस्ट क्या होते हैं कि जो आपके यहाँ पर हम देख पाते हैं क्लाउड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फट जाते हैं, बादल फट जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल आप यहाँ पर 2013 के अंदर जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उत्तराखंड के अंदर, उनसे एग्जाम्पल ले सकते हो। अभी फ़िलहाल में सिक्किम के अंदर हम देख पाते हैं कि कैसे ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट हुआ था जो अगेन नुकसानदायक रहा। तो ये सारी सिचुएशंस को हम देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे समय से ऐसी जो इंडिया के अंदर ये होने वाला है 1970 से लेकर 2019 तक, वो 20% तक पास्ट में बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया था।
फिलहाल अभी बात करें तो वोटर सिक्योरिटी के एक्चुअली में क्या क्या यहाँ पर इनिशिएटिव हो सकते हैं। सबसे पहले तो अब इस पर क्या किया जाए, हमने सारी समस्याओं को छान लिया है, बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी हो गए हैं कि हमसे अगर पूछा जाएगा कि वोटर एक प्रॉब्लम है तो हम सारा इंट्रोडक्शन बता देंगे कि इंडिया में इतने % चीज़ें हैं, इतने % पॉपुलेशन है, इतना % लैंड है, इतना % वोटर है। फिर हम लिख देंगे कि प्रॉब्लम क्या क्या हो रही है। हमने 2-4 रिपोर्ट्स का यहाँ पर डिस्कशन किया जो कि आपको टेलीग्राम के ऊपर भी मिल जाएंगी यहाँ पर नोट्स के रूप में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपसे सवाल में क्या पूछा जाएगा, सोल्यूशन की उम्मीद रखी जाएगी। आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा है तो आपसे ये उम्मीद रखी जाएगी कि आपके सामने जो चुनौती आई है आप उसको हल कर सकें। तो उस सॉल्यूशन के अंदर अब क्या किया जाए, चलिए ज़रा उसको समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जाना चाहिए। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन क्या काम आएगा, एक तो क्लाइमेट के ऊपर जो इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट जो इतना चेंज हो रहा है वो उससे क्या होगा, कम हो पाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इससे कम निकलेगी तो यहाँ पर वार्मिंग जो होती है, ग्लोबल वार्मिंग, वो भी उससे कम होगी। और कहीं ना कहीं जो लेवल है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट का, वो भी हम उसको कम कर पाएंगे। दूसरा क्या करना चाहिए, इंडिया को यहाँ पर जुडिशियस लेवल पे, जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो उस लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लू एंड ग्रीन वाटर होता है उसको एफिशिएंट रीयूज़ किया जा सकता है कि एक बार इस्तेमाल कर लिया है उसको दोबारा से इस्तेमाल कैसे करें। जैसे नदियों का पानी हो गया, वेजिटेबल्स के अंदर यहाँ पर वाटर है तो उसको रीयूज़ करें, या फिर अगर एक बार भी इस्तेमाल में कर रहे हो तो एफिशिएंट तरीके से करें, ठीक तरीके से करें। इवन जो हमारा नेशनल लेवल पर वाटर मिशन है उसने भी ये टारगेट किया है कि जो 2025 तक हम पानी का इस्तेमाल करते हैं उसको एफिशिएंट तरीके से 25% तक उसकी एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है, 20 से 25% तक। तो ये हमारा नेशनल वाटर मिशन बोलता है। इसी तरह एक अटल मिशन है रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, जिसको आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना ही होगा। अमृत 2.0 के नाम से ये जाना जाता है, अटल मिशन ऑन रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जिसमें भी ये माना गया है कि कोई भी अगर नॉन रेवेन्यू वाटर है या कोई भी ऐसा पानी है जिसको बेवजह यहाँ पर इस्तेमाल में किया जा रहा है उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। 20% तक हम उसका जो इस्तेमाल होता है उसको घटाएंगे और उसको अर्बन लोकल बॉडीज़ तक ये बोलेंगे कि देखिए कोई भी पानी यहाँ पर वेस्ट नहीं होना चाहिए तथा उसका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो। हालांकि हम देख पाते हैं कि जो 20% का चेंज है वो फ्रेश वाटर के यूज़ के अंदर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए हमने देखा कि 2 ऐसे मिशंस हम फिलहाल भी लीड कर रहे हैं, नेशनल मिशन भी और अमृत मिशन भी, जिसमें हम पानी को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आप अपनी गाड़ी को धोने के लिए यहाँ पर 50-50 लीटर पानी को वेस्ट कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आपको नहाने में आप लोग क्या कर रहे हो कि 1-1 घंटा नहाने में वाटर को वेस्ट कर रहे हो। तो वही बात है कि पानी को बचाना और उपयुक्त तरीके से उसका उपयोग करना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये होता है हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अब थर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो क्या किया जा सकता है, तीसरे लेवल पर यहाँ पर कैपिटल, बिल्कुल सही सुना आपने, पैसा जो होता है, कैपिटल या मनी जो होती है उसको रेज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड यहाँ पर खतरे होंगे उससे पहले ही हम के वाटर सेक्टर के अंदर अडेप्ट कर सकें कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है और उसके बदले में उसको ठीक रखने के लिए हम यहाँ पर क्या लेके आए। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे सूखा पड़ने वाला भी है तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को पहले ही समझ में आ गया, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर पहले ही बहुत सारे रिजर्वेयर बना दिए हैं। वहाँ पर पहले ही फ्रेश वाटर को क्या कर दिया है कि जो खराब पानी होता है उसको भी क्या किया जा सकता है, दोबारा से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस के साथ में साफ करके रीयूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे ऐसी तो होंगी नहीं, छोटे लेवल पे तो नहीं किया जा सकता है, इसमें कम खर्च तो नहीं आएगा। तो इसके लिए अब फैसला क्या हो, तो इसके लिए क्या होगा कि पैसे को रेज किया जाए, क्लाइमेट को बचाने के लिए, उसका जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको थोड़ा बहुत कम करने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाना चाहिए। इवन हम देख पाते हैं कि पर कैपिटा के हिसाब से भी देखें तो जितना हम एक्सपेंडिचर करते हैं क्लाइमेट चेंज पर, 2019-20 का ये डाटा है, वो लगभग हम देख पाते हैं कि लगभग 2200 रुपये यहाँ पर एक्सपेंड किए जा रहे हैं। इंडिया का हर इंसान का पर कैपिटा ये है। और जब हम इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको मिटिगेट किया जा सके, तो उस पर केवल और केवल 260 रुपये पर कैपिटा इस्तेमाल में हो रहे हैं।
इवन जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो हर प्राइवेट कंपनी को देनी पड़ती है कि वो कॉरपोरेट है तो उनको क्या करनी पड़ेगी, अपना CSR देना पड़ेगा, तो उसके अंदर भी हम उनसे बोल सकते हैं कि देखिए वोटर से रिलेटेड आप लोग क्या कीजिए कि जो आप CSR डालते हो उसमें कुछ पैसा यहाँ पर दे दीजिए। तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है। फोर्थ हम देखते हैं ग्रीन क्रेडिट स्कीम्स भी हो सकती हैं कि आप प्रोजेक्ट बनाने शुरू कीजिए और उनके यहाँ पर सिक्योरिटीज़ के रूप में या बॉन्ड के रूप में, क्रेडिट के रूप में यहाँ पे क्या निकाल दीजिए, स्टॉक निकाल दीजिए। अब ये क्या होंगे, इस पे इंटरेस्ट कम दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। जो किसी बॉन्ड पे आपको 9% का इंटरेस्ट मिलता है, इसकी जगह इस पे क्या मिलेगा, 6% का या 7% का मिलेगा। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये जो इंटरेस्ट जो आप पैसा दे रहे हो वो अच्छे कामों के लिए, रिन्यूएबल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट से बचने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये भी एक यहाँ पर सॉल्यूशन है जो किया जा सकता है। खैर, हमने बहुत अच्छे से इस पूरे आर्टिकल को समझ लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। हम देख पाते हैं कि रिसेंटली अभी क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन के अंदर एक स्पीच दी गई थी और वो स्पीच जो थी वो थी रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज एग्जीक्यूटिव के द्वारा सिमन स्टेल। वो कहते हैं कि अगले जो 2 साल हमारे आने वाले हैं, 2026 और 2027, ये 2 साल इतने एसेंशियल हैं, इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम बता भी नहीं सकते हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए इनमें कितनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस हो सकती है। फ़िलहाल हम बहुत सारे कारण हम इससे पहले वाले में भी पढ़ चुके हैं कि रिकॉर्ड तोड़ने वाली यहाँ पर गर्मियाँ हो रही हैं। 2016 जो कभी वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर होता था, वो 2023 ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 2023 का रिकॉर्ड हर महीने यहाँ पर लगातार 2024 अब तक तोड़ते हुए चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि वाटर की शॉर्टेज है हर तरफ में। अदर एनवायरमेंटल इश्यूज़ भी दिखाई दे रहे हैं, खास करके डेवलपमेंट करने के चक्कर में जो हम एनवायरमेंट के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं अन्याय कर देते हैं, तो उसके परिणाम अब हमें देखने को मिल रहे हैं। इवन जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर रखने की, वो भी प्रोड्यूस नहीं किया पा रहा है, पॉवर्टी नहीं घट रही है, एक इनइक्वालिटी, असमानता लगातार बढ़ रही है और इन सब का लिंक कहीं ना कहीं इन सब के रास्ते एक साथ में मिल रहे हैं एक जगह पे जाकर, जो कि है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारी नौकरियां यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बहुत सारे लोग पॉवर्टी की तरफ, गरीबी की तरफ चले गए। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से वाटर स्कैरिसिटी हो रही है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा है, हीट बढ़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अब इस क्लाइमेट चेंज को कैसे रोके या कम कैसे करें, इसको कम करने के लिए जो ग्रीन हाउस की गैसेस होती हैं उनको फैलाना कम करो। देखिए, एक जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन का हम एग्जांपल इसमें ले सकते हैं। अब ये गैसेस काम कैसे करती हैं, चलिए ज़रा इसको समझते हैं। हमें पता है कि हमारा सन जो होता है वो हमें क्या करता है, हीट देता है, हीट बल्कि एनर्जी हम इसको बोलते हैं। और ये शॉर्ट वेव्स के अंदर क्या करता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो कि अर्थ कितने एटमॉस्फेयर में बटे हुई है, 5 में हम देख पाते हैं। सबसे पहले जो हमारा होता है एटमॉस्फेयर, जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं, फिर ऊपर जाते हैं तो हम देख पाते हैं लिथोस्फेयर के बाद में यहाँ पर स्टार्टोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर आता है, फिर हम थर्मोस्फेयर को देख पाएंगे और एक्सोस्फेयर को देख पाएंगे। तो ये अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर है। अब इसके अंदर जो हीट आती है सन की तरफ से, वो कैसे आती है, शॉर्ट वेव्स के अंदर आती है, जिसमें से कुछ जो होता है, ज़्यादातर मान लीजिए यहाँ पर 10 यूनिट भेजी है, 10 यूनिट्स में से 9 यूनिट ऐसी होंगी जो ओशन अपने अंदर रख लेगा, एक को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। आइस के ऊपर फिर से सन ने 10 यूनिट भेजी एनर्जी की, उसमें से आइस क्या करती है कि 1 यूनिट को अपने पास रखेगी और 9 को वापस भेज देगी रिफ्लेक्ट करके। फिर हम देखते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, ग्रीनरी के ऊपर सन ने भेजी थी अगेन 10 यूनिट, और उनमें से हम देख पाते हैं कि इन्होंने 6 से 7 यूनिट्स को अपने पास रखा और बाकी को वापस भेज दिया। यहाँ से हमें हमारे प्रीलिम्स के आंसर मिल जाता है कि सबसे ज़्यादा जो हीट होती है, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है, उसको कौन अपने अंदर रखता है, ओशन रखता है। और सबसे कम जो अपने अंदर रखता है वो रखता है आइस। वो क्या करता है, मोस्टली सभी को यहाँ पर ऊपर भेज देता है। तो हमारी अर्थ का ज्योग्राफी के अंदर आपने पढ़ा होगा, हीट बजट नाम का एक कंसेप्ट होता है, यानी जितनी हीट आ रही है उतने को हमको यूज़ करके वापस भेज देनी होती है। अगर हमने 100 यूनिट सन से लिया है तो उसमें से 100 यूनिट ही हम वापस एटमॉस्फेयर के अंदर क्या कर देते हैं, कॉम्पनसेट करके वापस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 101 यूनिट अब अर्थ अपने पास रखेगी, वो आती रहती है, अर्थ उसका इस्तेमाल करती है। कुछ बादल जो होते हैं वो पहले ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं, 55% तक हमारी अर्थ तक पहुंच पाती है,
और उसमें से भी हम अलग अलग जगह पे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। अब ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? हमारे सन से जो यहाँ पर रेज आ रही हैं वो आ रही है शॉर्ट वेव्स में, छोटी छोटी वेव्स बन के आ रही है। वेव्स क्या होती है? अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर हम देख पाते हैं, कहीं पे हम अल्ट्रावायलेट रेज को देख पाएंगे, कहीं पे हम बीच में जो ये विजिबल हमारी होती हैं जिसको हम वेबिनार भी बोलते हैं उनको देख पाएंगे, बीच में हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज देख पाएंगे। तो वेव के अलग अलग पॉइंट है कि कैसे वेव छोटी से होकर बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो शॉर्ट वेव्स में सन से आ रही हैं ये वेव्स, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपकी टाइप रहती हैं और ये शॉर्ट वेव्स को तो अंदर एंटर करने देती हैं, लेकिन जैसे ही ये अर्थ से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग वेव्स में वापस जाने लगती है, ये इनको अपने पास में रख लेती हैं, अपने पास में लॉन्ग वेव्स के बाहर नहीं जाने देती है। ऐसे ही जो ग्रीन हाउस गैस का यहाँ पर क्या, ग्रीन हाउस का कंसेप्ट जो होता है कि आप सर्दी बहुत ज़्यादा बाहर में, लेकिन फिर भी आप उस हाउस के अंदर में ग्रीन गैसेस के कंसेप्ट से, जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं इन्हीं के कंसेप्ट से क्या कर सकते हो, ऐसी वेजिटेबल, ऐसी सब्जियों को उगा सकते हो जो अभी एटमॉस्फेयर में बाहर में उगाई नहीं जा सकती। सेम कंसेप्ट है। और इसका कारण क्या होता है कि लॉन्ग वेव्स जो अर्थ से वापस जाने वाली हैं उनको यहाँ पर ट्रैप कर लिया जाता है, उनसे वो मिल जाती हैं, जिस वजह से अब क्या हो रहा है कि जिस वेव को यहाँ पर बाहर निकल जाना चाहिए था वो बाहर ना निकल कर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही फंस गई हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के आसपास ही फंस जाती हैं। और यहाँ पर फंस रही हैं तो इससे क्या होगा? अब ये जो यहाँ का एटमॉस्फेयर का लेवल, अब हम यहाँ पे अर्थ को मान लेते हैं और ये मान लेते हैं हम यहाँ पर पहले लिथोस्फेयर के ऊपर जाके हम यहाँ पे क्या मानते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है? गर्मी लगातार बढ़ रही है क्योंकि बार बार जो डेली जो हीट बजट है वो बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जो यहाँ की हवाएं होंगी वो भी बढ़ेंगी, क्योंकि जब हवा यहाँ पर क्या होती है, जैसे ही गर्मी यहाँ पर आती है वैसे ही प्रेशर हवा से कम हो जाता है। जो भी गर्म हवाएं है वो नीचे की तरफ जाने लग जाएंगी और जो यहाँ पर ठंडी हवा नीचे थी वो ऊपर की तरफ आएंगी। तो इस तरीके से यहाँ का जो आसपास का एरिया है उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग को हम देख पाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है ग्लोबल वार्मिंग का। आई होप जिनको आता होगा उनके लिए थोड़ा रिवीजन हो गया होगा, और जिनको नहीं पता उनको थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ जरूर समझ में आएगा। तो ज्योग्राफी में जब आप इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा डिटेल से वहाँ समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं, और मेन कारण हमें समझ में आ गया है कि गर्मी का या क्लाइमेट चेंज का एक्चुअली में मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। और ग्लोबल वार्मिंग की मेन जो इशू है किस वजह से वो होती है वो हमने देख लिया, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से वो बढ़ती है या होती है। फिलहाल इंडिया ने एम लिया है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन का यहाँ पर कर देंगे। 2070 तक हमें क्या करना है? हमें पता है कि एक जो गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर सकती है? 5,500 सालों से भी ज़्यादा, अगर आज आपने 1 ग्राम गैस को निकाला है तो वो क्या कर सकती है? 5,500 सालों तक का उसका क्या होता है? लाइफ स्पैन होता है। और ये भी आधा जीवन होता है कार्बन का, तो ये भी हाफ उसकी लाइफ है जिसमें वो क्या कर सकती है? एटमॉस्फेयर के अंदर रह सकती है। तो कितने सालों तक वो एटमॉस्फेयर में रहेगी? हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी जब तक वो एटमॉस्फेयर में रहती ही रहेगी। इसी वजह से बार बार अभी कार्बन डाइऑक्साइड केवल 2%, 2 से या फिर 2.5% ही हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा है फिलहाल के समय में। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम जो होती है वो होती है CO2 से, क्योंकि हम जल्दी से इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ एजेस का ऑक्सीजन की लाइफ हमें पता है लगभग 26 से 27 साल होती है, उतने में वो ख़त्म हो जाएगी। अलग अलग गैस की अलग अलग जीवन है, ऐसा ही इसका जीवन होता है। तो इनको इसी वजह से हमें नेट जीरो करना। अब नेट जीरो का क्या मतलब है? क्या हम इसको पूर्ण तरीके से बंद कर देंगे, बिल्कुल भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकालेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड को उतना ही निकालना है जितना इसके सर्कल के अंदर ये लग जाएगी। मान लीजिए अभी हमें चाहिए है 1.5% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, ताकि सब चीज़ें स्मूथली काम कर सके। 1.5% चाहिए है, तो उनमें से एक का जीवन, अब आप सोच के देखिए 6 साल, जैसे राज्यसभा का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, पहले 2 साल, फिर 4 साल, फिर 6 साल, इस तरीके से जो पहले मेंबर थे उनके टेनोर को रखा गया ताकि ये जो 6 साल का पूरा टेनोर है वो चलता रहे। इसी तरीके से अब कोई गैस ऐसी होगी जो छोड़ी गई थी 1800 के अंदर, कोई गैस हम देख पाएंगे जो थी 1802 में, तो 2 ग्राम ये गैस थी। अब ये जो 2 ग्राम गैस है जब ये ख़त्म हो जाएगी, अब मान लीजिए इसका जो लाइफ था 1800 की बजाय ये 1800 की बजाय हम देख पाते हैं कि ये क्या था कि ईसा पूर्व BC के अंदर छोड़ी गई थी। अब वो ख़त्म होने वाली है, ऑलमोस्ट 2024 के अंदर हम हैं, इसमें ये ख़त्म हो जाएगी।
तो जब ये ख़त्म होने वाली है, इसकी एज जो ख़त्म होने वाली है, इतनी ही गैस हम और वापस अब इस समय में छोड़ें। तो साइंटिस्ट इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि कितना साइकिल के अंदर कितना ये चल रहा है। हमें जस्ट इसके साइकिल को समझना होता है कि कार्बन निकलती कैसे है, फिर वो किसी चीज़ में ट्रैप कैसे हो जाती है, फिर वो ज़मीन के अंदर बहुत समय तक रहती है, फिर जब उसी का फॉसिल को हम बाहर निकालते हैं जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें, उसके अंदर कार्बन जो गैस ट्रैप थी वो क्या होती है, जलाने पे वो वापस से आसमान में या क्लाइमेट के अंदर चली जाती है। इसी वजह से बोला जाता है कि फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा जलाओ मत, इससे नुकसान ही नुकसान यहाँ पर दिखाई देता है। खैर, अभी की बात करें तो इंडिया में सोलर पावर पार्क जो होते हैं उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है। इंडिया के अंदर फ़िलहाल में हमारा जो लैंड है वो लगभग 214 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो सोलर पार्क के अंदर में आता है। उसी से रिलेटेड हमने ब्राज़ील में भी देखा एग्जाम्पल में। लेकिन एक एस्टिमेट है, कुछ स्टडीज़ की गई है और उसमें लगाया गया है कि लगभग इंडिया को जितनी रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए है उसमें 50,000 से 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड हमें चाहिएगा, अगर हम केवल यहाँ पर सोलर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं, या नेट जीरो को हमारा जो है उसको यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं। अब ये जो लैंड की मैंने आपको पूरी की पूरी किलोमीटर के हिसाब से बताया, तो इसको आप तमिलनाडु से भी कंपेयर कर सकते हो। 50 से 75,000 जो स्क्वायर किलोमीटर है वो लगभग आधे तमिलनाडु जितना होता है। तो इतनी जगहों पर हमें सोलर पावर को यहाँ पर लगाना पड़ेगा अगर जो हमने टारगेट रखा हो उस तक हम पहुँचना चाहते हैं। फ़िलहाल के लिए कुछ जो और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंडिया में ही फॉरेस्ट राइट्स के अंडर भी हम लैंड को देख रहे हैं, जो कि फार्मर्स वगैरह से यहाँ पर ले लिया जाता है, वहाँ पर सोलर पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए काम करवाए जाते हैं, लेकिन इससे फार्मर नाराज़ हो जाते हैं। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए प्रोज्यूमर बनाना चाहिए। फार्मर्स वगैरह जो हैं या हाउसेस के ऊपर आप इनको लगा दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड के ऊपर सोलर पावर यहाँ पर लगे। और प्रोज्यूमर एक टर्म है जिसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर भी आप हो और कंज्यूमर भी आप खुद ही हो। तो प्रोज्यूमर का मतलब है कि क्यों ना खेतों के अंदर ऐसा हो कि कुछ जगहों पर यहाँ पर सोलर पैनल भी लगे हुए हैं और साथ ही में वहीं पर खेती भी हो रही है, फसल भी लगी हुई है। तो ऐसा लार्ज स्केल कुछ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लेकर आने पड़ेंगे, जिनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसके ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अच्छे काम करेंगे। कुछ जो थोड़ी बहुत स्किलिंग देकर, उचित जितनी स्किल देनी होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलाकर जो अनस्किल्ड और पुअर पॉपुलेशन है उनको ये सिखाए जा सकते हैं, जिससे जो पॉवर्टी वगैरह है वो भी हम देख पाएंगे कि एक साथ में घटेगी। फ़िलहाल हमारे पास अवसर है, फ़िलहाल हम दूसरा ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं, जिसमें जो अभी जो क्रांति होगी वो होगी एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए। और इसी के लिए हमें आगे बढ़कर काम करना चाहिए ताकि जितने भी अभी तक हमने मुद्दों के ऊपर बात की उनसे हम लड़ना सीख सकें और उनसे हम जीत भी सकें। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अगेन जीएस पेपर 3 में हम इसको देख पाते हैं। ये जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर आर्टिकल बात कर रहा है कि हाउस होल्ड की सेविंग में फॉल हो रहा है, यानी कि जो घरों के सेविंग होती है, बचत की जाती है, उसमें क्या हो रहा है, बार बार में यहाँ पर हमें मंदी दिखाई दे रही है या कमी होती हुई दिखाई दे रही है। तो हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो रिसेंटली देखिए काफ़ी ज़्यादा डिबेट में आ गई है, चर्चा में आ गई है, क्योंकि हाउस होल्ड का मतलब होता है कोई एक घर, और घर के अंदर हमने यूजुअली देखा है कि हमारी जो माताएं होती हैं या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो मिलकर कुछ सेविंग रखते हैं, कुछ बचत वो रखते हैं, चाहे वो इमरजेंसी के लिए रखते हो, चाहे वो किसी और काम के लिए रखते हो। अब धीरे धीरे हमारा एक ट्रेंड ऐसा बदलता हुआ नज़र आ रहा है कि जो हाउस होल्ड की सेविंग्स होती थी उनके अंदर धीरे धीरे हम देखते हैं डिक्लाइन हो रहा है, ज़्यादा लोग अपनी सेविंग्स आजकल कर नहीं रहे हैं। अब ये हमें कैसे समझ में आता है, क्योंकि हम आंकड़ों पे यहाँ पर जा रहे हैं। हम देखते हैं 1950-1951 में कैसे 2017 तक यहाँ पर ठीक ठाक हाउस होल्ड्स की जो सेविंग होती थी, चाहे वो गोल्ड के रूप में हो, चाहे वो किसी एसेट के रूप में हो या फिर कैश के रूप में हो, वो बढ़ रही थी। लेकिन 2017 के बाद में ये धीरे धीरे गिर जाती है और अब तो और ज़्यादा सभी, चाहे वो ज्वेलरी की बात हो, उन सारे के सारे रेशनों में ये हमें गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब इसका क्या क्या कारण है तो समझते हैं। सबसे पहले जो हाउस होल्ड होते हैं टिपिकली फाइनेंस अपने जो भी उनके एडिशनल कंजप्शन होते हैं या खर्चे जो उनको आते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए क्या करते हैं, उनको फाइनेंस करने के लिए अपनी खुद की सेविंग रखते हैं। अगर वो सेविंग नहीं रख पाते हैं तो उनको किसी न किसी से बोरो करना पड़ता है, यानी कि उधार लेनी पड़ती है, और फिर से वो अपनी जो उनकी ग्रोस फाइनेंशियल सेविंग है उनसे उसको निकाल कर अपने उधार को चुका देते हैं।
लेकिन क्योंकि आजकल कंज्यूमरिज्म जो है, जो अमेरिका जैसे देशों में ज़्यादा पाया जाता था, जहाँ पर हम देखते हैं उपभोक्तावाद को ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोग सेविंग हैबिट उनकी कम होने लगी है। अब ये भी नहीं है कि घरों में ही ये सेविंग होती है, ये जो हाउस होल्ड सेविंग होती है ये बैंक्स में भी होती है। तो जो जिन्होंने अपने बैंकों में जितना सेव करके रखा हुआ है, जितनी बचत रखी हुई है, उसको भी इसमें काउंट किया जाता है। तो ऑल ओवर ये नंबर घट रहा है, और ये इकोनॉमी के हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीमेशन, क्योंकि अब माइक्रो इकोनॉमिक में तो हम देखते हैं देश की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक जब आता है तो हम आ जाते हैं बहुत छोटे स्तर पर। तो छोटी जो अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं उस पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिखाई दे रही है। प्रॉब्लम क्यों है? पहली बात तो ये लाइबिलिटीज़ को दिखा रही है कि इनकम जो हो रही है या तो वो कम हो रही है, इसी वजह से जो सेविंग है वो नहीं हो पा रही है, या फिर सेविंग नहीं है तो जितना भी यहाँ पर लगातार एडिशनल खर्च आएगा उसकी वजह से क्या होगा, घरों के ऊपर डेब्ट चढ़ता जाएगा, कर्ज आता जाएगा, उनको बोरो करना पड़ेगा, और जिस वजह से यहाँ पर हाउस होल्ड वर्नेबल हमें दिखाई देंगे। जो ऑल ओवर अगर किसी भी कंट्री में ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या वो अच्छी सिचुएशन होगी? नहीं होगी अच्छी सिचुएशन, राइट, कि हमारे घर जो है वो लगातार इस तरीके से हो रखे हैं। दूसरा हम देख पाते हैं कि जो पॉलिसी है हायर इंटरेस्ट रेट की, ताकि इन्फ्लेशन को बचाया जा सके या जो महंगाई है उसको कम किया जा सके, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक आउटपुट के ऊपर यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहा है कि इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है, हायर इंटरेस्ट के जो रेट हैं वो ज़्यादा है, जिस वजह से हम देख पाते हैं कि महंगाई भी ज़्यादा है, खर्चा भी ज़्यादा हो रहा है। फिर अगर आप कोई चीज़ लेकर आ भी जाते हो, कर्ज भी लेते हो किसी से, तो उसका भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो इन सारे कारणों की वजह से हम देख पाते हैं कि जो हाउस होल्ड है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है, और अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाना है तो वो हम ऐसे तो नहीं जा सकते जहाँ हमारी जो मूलभूत हमारी जो नींव है वो फ्रेजाइल हो, उसको कभी भी टूटने का डर हो, नाजुक हो, या फिर जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो जॉबलेस हो। तो इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए ज़रूरत है। खैर ये कुछ डाटा था जिसको हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम देख पाएंगे जीएस पेपर 2 के अंदर। जीएस पेपर 2 में ये जो है संजय भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है, जो कि हमारे फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, यानी राजदूत भी रह चुके हैं, और फिलहाल में ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर। देखते हैं कि ये क्या बात यहाँ पर कर रहे हैं। इनका कहना है कि देखिए, अभी जो ईरान और इजराइल के बीच में लगातार युद्ध की बातें चल रही है। देखिए, हमें पता है कि बातें क्या, लगातार युद्ध होने ही वाला है। सबसे पहले इजराइल क्या करता है, इजराइल यहाँ पर ईरान के ऊपर एक मिसाइल अटैक करता है, और जिसके अंदर जो यहाँ पर ईरान के कुछ एक जगह थी, एक लोकेशन थी, उस लोकेशन के ऊपर जो वहाँ के आर्मी के सबसे हाई ऑफिसर थे उनको क्या हो जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है इजराइल के हमले की वजह से। अब ईरान को या किसी भी अदर देश को इससे तो गुस्सा आएगा ही। आप खुद से कंपेयर करके देखिए, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो हम तो बदला लेंगे। वैसा ही यहाँ पर ईरान भी करता है। ईरान क्या करता है कि वो 300 से ज़्यादा यहाँ पर मिसाइल्स डालता है, बहुत सारे यहाँ पर ड्रोन्स कि जो अटैक है वो किए जाते हैं इजराइल पे। लेकिन क्योंकि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत है, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। ये एयर डिफेंस सिस्टम क्या था, इसमें हमने आयरन डोम को समझा था, इसमें हमने एरियल जो था उसको समझा था, इसमें हमने देखा था कि कैसे अलग अलग और इसके अंदर सिस्टम है जिससे ये अपने डिफेंस को बनाकर रखते हैं। और बहुत ही कम, केवल 1% ऐसी मिसाइल थी जो इजराइल के ऊपर उनकी ज़मीन तक पहुंच पाती हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि उससे भी कोई नुकसान नहीं होता है। फिर अमेरिका जैसी कंट्री साथ में आती है और कहती है कि देखिए, अब आप लोगों को क्या करना है। इजराइल को बोलते हैं कि तुमको अब ईरान की जो किया गया है हमला, इसका जवाब नहीं देना है, अदरवाइज़ अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वहाँ के प्रेसिडेंट की तरफ से ये आता है। लेकिन इजराइल फिर भी अभी डिक्लेयर करा, वो कह रहा है कि ये जो अटैक हमारे ऊपर किया गया है, फ्राइडे को ये किया गया था, ये ऐसे ही नहीं जाने दिया जाएगा, इसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी, इसके बदले में बिल्कुल फिर से यहाँ पर क्या किया जाएगा, अटैक किया जाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि जो सिचुएशन है मिडल ईस्ट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ख़राब ही होती जा रही है, एस्केलेशन हो रहा है उसके अंदर। इजराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो भी 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पर हो चुके हैं ऑलरेडी उसको होते हुए, जिसका अभी तक कोई भी सुधार हम नहीं देख पा रहे हैं कि उसके अंदर कोई शांति दिखाई दे रही है या सुधार आ रहा है।
लगातार हम देख रहे हैं कि अटैक जो लगातार इधर से उधर हो रहे हैं। डायरेक्ट स्ट्राइक ईरान जैसे देश ने सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत पीछे का अगर इतिहास देखें तो उन्होंने कोई डायरेक्ट स्ट्राइक की है, नहीं तो अदरवाइज वैसे डायरेक्ट अटैक करते भी नहीं हैं। और अब जो ये नए फ्रेश अटैक हो रहे हैं वो भी हाई वैल्यू टारगेट्स दिखाई दे रही है। अभी हम देखते हैं कि इजराइल ने क्या किया था, ईरान के हम देखते हैं वहाँ के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर क्या किया, हमला कर दिया। हालांकि इजराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट भी आई कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी ठीक है। ऐसा ही कुछ यूक्रेन में भी हम देखते हैं कि यूक्रेन की तरफ से रशिया की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनके ऊपर हमला होता है। तो लगातार ये बहुत ही भयावह रूप अपना यहाँ पर लेते हुए दिखाई दे रही हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो आउटकम है वो ख़तरनाक हो सकते हैं ऑब्वियसली। इसी वजह से फ़िलहाल हम देखते हैं कि जो ईरान है उसमें भी बहुत सारे ऐसे सपोर्ट कर रहा है जिनको, जैसे लेबनान, सीरिया, इराक, यमन, ये सारी ऐसी कंट्री है जो ईरान के साथ में खड़ी और कह रहे हैं कि हम साथ में ड्रोन अटैक कर देंगे इजराइल के साथ में, और कर भी रहे हैं। अरब कंट्रीज़ ऐसी हैं जो थोड़ी चिंता में है कि उनको बेवजह बीच में ना यहाँ पर ठूसा जाए, और अगर लेकर आया भी जाता है तो उनको फिर से पैलेस्टीन के जो लोग होंगे उनके साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हालांकि वो ईरान को ज़रूर बोल रहे हैं कि तुमको यहाँ पर पैलेस्टीन के लिए सोचने की या बोलने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है, उसके लिए हम लोग हैं यहाँ पर, हम उनकी बातें ज़रूर कर लेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा हिस्ट्री है, इतनी ज़्यादा दुश्मनी की दोनों साइड में डायरेक्ट अटैक किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है और वो स्पॉटलाइट में, अगर वो अपने न्यूक्लियर वेपन यहाँ पर डाल देता है ईरान या किसी भी अदर कंट्री के ऊपर, तो उससे जो विनाश होगा वो बहुत बड़े स्तर का होगा। वो ऑलरेडी हम जापान के अंदर फुकुशिमा और नागासाकी के अंदर हम ऑलरेडी उसके जो रिजल्ट हैं वो देख ही चुके हैं। फ़िलहाल माना जा रहा है कि ऐसा होने से शायद कॉन्फ्लिक्ट को बचा लिया जाए, शायद पीस इसमें हो जाए, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ना तो गाज़ा तैयार है शांति के लिए, गाज़ा के अंदर हमास जो ग्रुप है, और ना ही यहाँ पर इजराइल कुछ इस तरीके से तैयार हमें दिखाई दे रहा है। इंडिया का स्टैंड देखें तो इंडिया अभी भी यही कह रहा है कि 2 स्टेट जो सोल्यूशन है, दोनों कंट्री एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लीजिए और वही सबसे अच्छा यहाँ पर सुझाव है। उसी में यहाँ पर जो कुछ चैलेंजेस आएंगे ठीक बात है, लेकिन अवसर भी उसके साथ निकल कर आएंगे। वायलेंस यहीं पर एंड होगा। और संजय भट्टाचार्य यानी कि जो हमारे ऑथर है, इनका भी अब यही बोलना है कि वायलेंस जो है अब उसको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। और इंडिया की जो सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्ट है न्यू दिल्ली के अंदर में, वो सभी रीजन्स के साथ में फ्रेंडली है। ना ही तो वो अरब के साथ में उसके रिश्ते ख़राब है, ना ही इसराइल के साथ ख़राब है, ना ही हम देख पाएंगे इसराइल ईरान के साथ में ख़राब है। सभी हमारे फ्रेंडली नेशन है। तो इसी वजह से इंडिया का जो स्टैंड है वो केवल और केवल शांति की तरफ है, और वो कह रहा है कि नेबरहुड के अंदर जितने भी रीजनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसके अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए, और जो डायस्पोरा हमारा वहाँ पर गया हुआ है, हमारे जो लोग वहाँ पर गए हैं, उनको यहाँ पर सेफ्टी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 में। जीएस पेपर 3 के अंदर हम इसको हेल्थ के अंदर देख पाएंगे। इंपॉर्टेंट ये वैसे प्रीलिम्स के लिए भी हो जाता है, क्योंकि कुछ स्कीम्स या जो हेल्थ से रिगार्डिंग यहाँ पर पॉलिसीज़ होती हैं, स्कीम्स होती हैं, वो प्रीलिम्स में भी पूछ ली जाती हैं। आर्टिकल बात कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर। देखिए, अभी जो गवर्नमेंट है हमारी बीजेपी, उन्होंने लोकसभा पोल के लिए अपना मैनिफेस्टो यहाँ पर रिलीज़ किया था, और उसमें हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बोला अप्रैल 14 को कि कैसे जो भी यहाँ पर 70 साल से ज़्यादा की आयु के लोग हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको यहाँ पर आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंडर में लेकर आया जाएगा। अब मैनिफेस्टो में बात थी, यहाँ तक बात थी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कल ही मैंने इस आर्टिकल को एक्चुअली में आप लोगों के साथ में करवाया भी था कि IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई थी कि उन्होंने एज बार को यहाँ पर हटा दिया है इंश्योरेंस लेने के लिए, चाहे प्राइवेट इंश्योरेंस ही क्यों ना लो। तो उसमें जो उम्र होती थी कि आप 65 ईयर्स के बाद में या वो कोई इंश्योरेंस नहीं ले सकते थे, उसको हटा दिया गया है। तो इसी वजह से कोरिलेट हो जाते हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ में जुड़ जाती हैं और इम्पोर्टेंट भी हो जाती है कि हाँ, इसमें कुछ यहाँ पर अब हो सकता है।
फिलहाल हम देखते हैं कि आयुष्मान जो है वो एक्चुअली में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम है, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा पॉपुलेशन को ये मिलती है। इंडिया में अगर बात करें तो फिलहाल 65 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इससे बेनिफिट ले सकते हैं, जो स्कीम के अंदर आते हैं, और इनको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है कि बीमार होते हैं तो 5 लाख तक का जितना खर्च होगा वो कौन देगी, गवर्नमेंट उनके बिहाफ पे उनको देती है। अब किनको इसके अंदर रखा गया है, जो 2011 की सेंसस थी, जो हमारी क्या थी, जनगणना थी 2011 थी, उसके आकार पे जो भी लोग यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो थोड़ा सा ऐसे ग्रुप से आते हैं जो प्रिविलेज नहीं है, उन लोगों को इसमें कवर किया गया है, वहीं से उनको आइडेंटिफाई किया गया था। अब बढ़ते हैं एजिंग पॉपुलेशन की तरफ कि उनके बारे में इसको इंक्लूड क्यों किया जा रहा है। बात करें तो देख पाएंगे कि इंडिया क्या अभी फ़िलहाल फर्टिलिटी रेट यानी कि उपजन जो रेट होता है वो एक्चुअली में डिक्लाइन कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को जन्म नहीं दिया जा रहा है। इंडिया 2.1 के ऊपर हम देखते हैं नेशनल हमारा फर्टिलिटी रेट आ गया। ये भी हमें कैसे पता चलता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो निकल कर आता है उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है। धीरे धीरे ये और कम होगा क्योंकि ऐसी पॉलिसीज़ पे यहाँ पर काम कर रहे हैं, और जैसे फर्टिलिटी रेट घटेगा वैसे यहाँ पर जो हमारा एज का पैराडॉक्स है उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है जो एजिंग हो रही है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, उनका प्रेशर हमारे ऊपर ज़्यादा आएगा। सो यही बात है कि जो 2011 के अंदर 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग होते थे इंडिया में, वो लगभग 103 मिलियन पाए जाते थे। अब 2050 तक अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि उनकी संख्या अगर इन्हीं आंकड़ों से, क्योंकि अब तो जिंदा है, तो अगर हम आंकड़े निकाल सकते हैं तो देख पाएंगे 319 मिलियन तक उनकी जनसंख्या 2050 तक हो जाएगी। फिलहाल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो यूथ का हम देख पाएंगे वो इंडिया में पाया जाता है, लेकिन ये लोग भी 2050 तक धीरे धीरे क्या होंगे, एजिंग पॉपुलेशन के अंदर जाते चले जाएंगे। इसी वजह से ओल्ड एज इनकम इनसिक्योरिटी आएगी, लेबर फोर्स शॉर्टेज इंडिया में होगी, लॉन्ग टर्म केयर के लिए, हेल्थ के लिए जो खर्चा होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को कवरेज देने के लिए पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर स्कीम के अंदर इनको लाया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट का फिलहाल के लिए बोलना है। डिजीज़ भी जो होती है एल्डरली, हमें पता है जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल LASI जो एक रिपोर्ट यहाँ पर निकालती है, डाटा वो निकालती है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर माने LSCI के, तो वो कहते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो 60 से ऊपर हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट से रिलेटेड जो उनको डिजीज़ होती हैं वो एक्चुअली में 21.9% ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू जिनकी एज जो है वो 15 से 59 ईयर्स की है। फिर इनको हाइपरटेंशन भी होती है, यानी हाई BP, लो BP हम यहाँ पर देख पाते हैं, और सीनियर सिटीजन में वो 32% तक ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल यहाँ पर सिटीजन है या जो यूथ है, नौजवान है। अब ये माना गया है कि ये भी हमारे पास डाटा कम है क्योंकि 40 से 50% ऐसे सिटीजन है जिनको हाइपरटेंशन के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, उनके अंदर वो है लेकिन वो लोग अनअवेयर हैं इससे। फिर हम देखते हैं कि लंग डिजीज़ भी जो होती है वो सीनियर सिटीजन को लगभग 8.9% ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पर बीमार पड़ने का सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इन एक्चुअल में यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स को ही होता है। तो यहाँ पर पूरा हम देख पाएंगे उनको बोन और जॉइंट डिजीज़ भी 19% तक ये पूरी की पूरी है वो ज़्यादा होती है। कैंसर भी यहाँ पर 0.7% ज़्यादा उनको पाया जाता है। तो इसी वजह से जो ये कवरेज होगा ये यहाँ पर करने की बात की जा रही है। खैर नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट ट्रिगर्ड व्हाट इट मीन। देखिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है GS पेपर 3 यानी कि एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट में इसको समझे तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, उससे पहले पता हो कि कोरल क्या है, मेन चीज़ तो वही है, उसी का तो कुछ ब्लीचिंग हो रहा है। तो कोरल्स क्या होते हैं, कोरल ब्लीचिंग क्या है और इसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और ये 4th ग्लोबल है तो यानी इससे पहले 3 भी पहले आई होंगी। तो चलिए इसको समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले जवाब देती हूँ कि कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स जो होते हैं वो एक तरीके के जानवर है, एनिमल है, सी एनिमल है, समुद्र के अंदर केवल पाए जाते हैं। बहुत ही आप इनको थलथला टाइप देख पाएंगे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा स्मूदी होते हैं।
लेकिन क्योंकि ये अपने आप की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो ये क्या करते हैं, जो समुद्र के अंदर कैल्शियम होता है ये लगातार उससे जुड़ जुड़ के एक साथ रह रह के कॉलोनी में ये रहते हैं। जैसे हम लोग समाज बना के रहते हैं, सोशल एनिमल है, वैसे ये बहुत सोशल है। अपनी बहुत सारे कोरल एक साथ रहते हैं सी में और कॉलोनी बना के रहते हैं, एक साथ इकट्ठा होकर रहते हैं। जो जानवर है कोरल एक्चुअली उनकी कॉलोनी को ही बोला जाता है और उनका जो कैल्शियम से बना हुआ आउटर शेल होता है उसको बोला जाता है। एक्चुअली में जो एनिमल यहाँ पर बनते हैं वो होते हैं पॉलिप्स। तो पॉलिप्स इनका नाम होता है और ये आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मिलते जुलते होते हैं। हंड्रेड्स के, थाउजेंड के ग्रुप में ये एक साथ यहाँ पर रहते हैं। कोरल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कुछ कोरल्स यहाँ पर हार्ड कोरल होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। एक्चुअली में तो सभी कोरल सॉफ्ट ही होते हैं, लेकिन उनके शेल की वजह से, जैसे आपने यहाँ पर टर्टल को देखा होगा, केचुए को यहाँ पर देखा होगा, जिसके ऊपर एक शेल होता है, एक पूरा मोटा परत होती है जो काफ़ी मजबूत होती है। तो अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसा ही इन कोरल्स ने भी कैल्शियम के इस्तेमाल से बनाया हुआ होता है। तो थाउजेंड ऑफ यहाँ पर जो एल्गई होती है, जब वो उनके हम देख पाएंगे साथ में सिम्बोटिक रिलेशन बनाती है। अब एल्गई क्या होती है, जू ज़ेंथाप्लाइन उनको बोला जाता है, और वो एक दूसरे के साथ में मिलकर सिम्बोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसके अंदर एल्गई यहाँ पर कोरल्स को फूड दे देती है और एल्गई को कोरल्स रहने को जगह दे देते हैं। तो इससे इनका फ़ायदा होने लगता है। अब कोरल्स मैं आपको समझाऊं तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और ज़रा, आज तक आपने जब भी सी की कोई वीडियो देखी हो, समुद्र को कभी देखा हो, तो आपने देखा होगा समुद्र के नीचे बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे होते हैं, रंग बिरंगे। वो रंग बिरंगे जो पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं वो एक्चुअली में कोरल्स ही होते हैं। तो उन्हीं के जब रंग यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, वही जब वाइट होने लग जाते हैं, उनसे जब कलर जाना शुरू हो जाता है, तो उसको बोला जाता है कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग आपको पता है, ये किसी भी चीज़ का अगर आप कलर हटा देते हैं तो ब्लीच हो जाता है। लेकिन ये कोरल ब्लीचिंग हो क्यों रही है और ये चौथी क्यों बोली जा रही है? तो यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA के द्वारा ये बोला गया है कि वर्ल्ड के अंदर फिलहाल इस समय पे 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग शुरू हो चुकी है, लगातार चल रही है। कोरल ब्लीचिंग का ही मतलब है कि जैसे ही जो एल्गई है, अब ये जो कोरल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर के बदलाव को सहन नहीं कर सकते, ना ज़्यादा ठंड को सहन कर पाएंगे ना ज़्यादा गर्मी को। जब यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें पता है कि सी के अंदर जितनी भी एनर्जी जाती है उसका 90% सी क्या करता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जब सी का यहाँ पर जो लेवल है वो बढ़ रहा है गर्मी का, अभी हमने देखा, हम देख पाते हैं कि कैसे 21.5 डिग्री अभी तक का सबसे ज़्यादा जो वाटर का टेम्परेचर था वो हमें रिकॉर्ड हुआ था अभी कुछ दिनों पहले ही। तो जब ये इतना हो गया तो इस वजह से इनके ऊपर कोरल्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोरल्स क्या कर रहे हैं, एल्गई को अपने आप से दूर करें। जब भी ये स्ट्रेस में आते हैं तो सबसे पहले एल्गई को अपने पास से हटा देते हैं। जैसे ही एल्गई इनसे निकलती है वैसे ही इनका जो कलर होता है वो भी इनसे निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोरल ब्लीचिंग होते ही इनकी डेथ हो जाएगी, नहीं, बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर एल्गई इनका या टेम्परेचर जो है वो ठीक से दोबारा से नहीं होता है तब इनकी डेथ भी यहाँ पर हो जाती है। अब ज़्यादातर जो कोरल्स है वो हमें या तो USA का जो हम देख पाएंगे एक वेस्टर्न पूरा का पूरा तट है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, या फिर हम देख पाते हैं कि कैसे जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी कोरल की रीफ है वहाँ पर हमें मिलते हैं, लार्जेस्ट है वो वर्ल्ड में। इंडिया में भी कोरल्स हमें दिखाई देते हैं, बिल्कुल वेस्टर्न इंडियन ओशन जो है वहाँ पर तंजानिया, केन्या, वेस्टर्न इंडोनेशिया इन सब जगह पे मिलते हैं। और फिलहाल में 54% जो कोरल रीफ का एरिया है वर्ल्ड के अंदर में वहाँ पर ब्लीचिंग हो रही है हीट स्ट्रेस की वजह से। अब ये चौथी बार है, तो 3 बार पहले कब आई है, चलिए ज़रा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पहली कोरल ब्लीचिंग हुई थी वो एक्चुअली में बहुत पहले हो गई थी, अराउंड हम देखते हैं 2002 के आसपास में। तो 2002 में यहाँ पर कोरल ब्लीचिंग सबसे पहली बार होती है। दूसरी बार जब ये आती है तो हम देखते हैं 2010 के अंदर ये दूसरी बार होती है। तीसरी बार यहाँ पर जो सबसे पहली बार हुई थी उसमें केवल 20% जो वर्ल्ड का कोरल्स थे उन पे प्रभाव पड़ा था। जब ये दूसरी बार होती है 2010 के अंदर तो हम देख पाते हैं कि 35% जो कोरल रीफ थे उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और तीसरी बार ये होती है 2014 से लेके 2017 तक लगातार, और उस समय पे 56% जो रीफ थे ओशन के अंदर उनके ऊपर इनका प्रभाव पड़ा था।
फ़िलहाल ये अभी चल रही है, जो कि चौथी बार ये आ चुकी है ऑलरेडी। जून से 2023 में ये पहले शुरुआत हो चुकी थी इसकी। तो अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कैसे माना जा रहा है कि फ़िलहाल के लिए 45% से ज़्यादा ऐसे कोरल रीफ है जिनके ऊपर इसका असर हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एंटीथस्माइन अपील फॉर योर स्नीज। यानी कि ये जो आर्टिकल की हम बात करें, ये आर्टिकल सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 साइंस के लिए। और साइंस में भी हम देख पाते हैं, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीलिम्स में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं, तो इसी वजह से जर्नल साइंस हमें पढ़नी होती है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर बस आपको एक कंसेप्ट को समझना है। अभी ये कह रहे हैं कि आप जब छींकते हैं या आपको कोई भी एलर्जी होती है, तो आप उसके लिए हो सकता है जब दवाई लेने जाते हो तो आप एक ऐसी दवाई खाते हो जो कि काफ़ी कॉमन ड्रग है, जिसका नाम होता है एंटीहिस्टामिन्स। अब एंटीहिस्टामिन्स, तो हिस्टामिन्स किसी चीज़ के, ये एंटी है, किसी चीज़ के विपरीत है, तो हिस्टामिन्स ऐसा क्या है? तो हिस्टामिन्स ही एक ऐसा हमारे बॉडी का एक फिनोमिना हम बोल सकते हैं जो हमारे एलर्जिक रिएक्शंस के लिए यहाँ पर जिम्मेवार होता है। एंटीहिस्टामिन या हिस्टामिन जो होते हैं, एक्चुअली में वो 2 कंपाउंड होते हैं बॉडी में। जो कंपाउंड है हिस्टामाइन, उससे ये होते हैं। पहला होता है इथालामाइन एंड दूसरा होता है इमाइडाजोल। ये सब मिलकर क्या बनते हैं? एक रिंग की तरह बन जाते हैं। अब हिस्टामाइन हमारे बॉडी में अलग अलग जगह मिल सकते हैं और 4 तरीके के इनके 4 सबसे ज़्यादा इनके फंक्शन होते हैं। पहला जो होता है उसको हम H1 बोलते हैं, दूसरे को H2, तीसरे को H3 और फोर्थ को H4 बोलते हैं। हिस्टामाइन की वजह से इसको ऐसे नाम दिए गए हैं। H1 जो होता है वो ज़्यादातर ब्लड के अंदर पाया जाता है और ब्लड में भी जो हमारा इनर सरफेस होता है ब्लड का, उसमें ये मिलता है। अब इसका काम होता है कि न्यूरॉन्स तक और स्मूथ मसल्स वगैरह के जो सेल हैं वो अच्छे से काम करते रहें। अब ये जो एलर्जीज़ होती हैं ये तब होती हैं जब ब्लड के अंदर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, या माइनर एलर्जीज़ जब H1 को क्या करती हैं? ब्लॉक कर देती हैं, तो ये सामने आ जाता है। दूसरा H2 को हम देख पाते हैं, जो पाया जाता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, यानी कि पेट के अंदर हम इसको देख पाते हैं। और वो हिस्टामाइन को रिलीज़ करती हैं जब यहाँ पर हमारे जो पेरियल सेल होते हैं वो इसके साथ में कनेक्ट करें, और जो गैस्ट्रिक एसिड होता है डाइजेशन करने के लिए, पाचन करने के लिए, वो भी यहाँ पर क्या हो सके? रिलीज़ हो सके। फिर H3 की बात करें तो ये पाया जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके सेंट्रल भाग में मिलता है, और इसका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि डोपामाइन या सेरोटोनिन होते हैं, उनको क्या करना होता है? सेरोटोनिन को एक जगह से दूसरी जगह तक रिलीज़ करवाना। तो कई बार आपने देखा होगा बेवजह आपको छींक आ रही है, तो ऐसे ही नहीं आ रही है, आपकी बॉडी के अंदर पीछे कोई फंक्शन यहाँ पर ज़रूर काम कर रहा है। लास्ट में हम पहुँचते हैं H4 की तरफ, जो कि है हिस्टामाइन 4। ये होता है एक्चुअली के अंदर हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, हमारी बॉडी में जो सूजन आ जाते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स के लिए ये जिम्मेवार है। करंटली जो रिसर्च है वो H3 एंड H4 के ऊपर जारी है, पर्टिकुलरली इनके इफ़ेक्ट को समझने के लिए कि कैसे न्यूरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के ऊपर हमारा इम्पेक्ट करते हैं, और इसी के लिए स्पेशलाइज्ड ड्रग्स को यहाँ पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इंक से रिलेटेड। क्योंकि हमारी अभी क्या हो रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, तो हम देख पाएंगे कि इलेक्शन के अंदर जो इनडेलिएबल इंक है, इनडेलिएबल का क्या मतलब होता है? जो जल्दी से यहाँ पर मिटे ना, ख़त्म ना हो, वो एक्चुअली में क्या है उसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। हो सकता है वैसे तो ये मेंस के लिए इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड छोटा मोटा कोई सवाल या एक स्टेटमेंट आने की संभावना है, तो छोड़े क्यों, या जनरल नॉलेज के लिए क्यों छोड़े? चलिए ना समझ लेते हैं। 1 मिनट के अंदर देखेंगे कि फ़िलहाल हमारा लोकसभा इलेक्शन अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, और हमारा एक क्लासिक सिंबल होता है। क्या होता है कि हमारी जो इंडेक्स फिंगर होती है उसके ऊपर एक इंक लगाई जाती है जब भी हम वोट दे के कहीं से बाहर आते हैं। अब ये जो इंक है ये होती है पर्पल ब्लैक कलर की, इनडेलेबल है। 72 घंटों से पहले इसको आप मिटा नहीं सकते, और 72 आवर्स से पहले इसको बनाया जाता है मैसूर पेंट्स के द्वारा। अब ये जो मैसूर पेंट एंड वर्निश लिमिटेड है, ये एक्चुअली में हम देख पाएंगे कर्नाटका की गवर्नमेंट की कंपनी है, जो कि सोल मैन्युफैक्चर है इस इंक की। इंडिया में केवल और केवल यही कंपनी है जो इसको बना सकती है। अब 1951 से ही इनको टेंडर मिले हुए हैं, तो ये उसको तब से ही प्रोड्यूस करती है। और इस साल भी इन्होंने लगभग 26.5 लाख फिल्स यानी कि जो छोटी बोतलें आती हैं 10 ml की, उनको इन्होंने इस इलेक्शन के लिए बनाया है। इलेक्शन कमिश्नर इनको ये बोलते हैं।
अब इनकी सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि फ्रॉड हो जा रहे थे। छोटे मोटे जो इलेक्शन हुए तो कोई भी इंसान आता है, एक बार वोट करता है तो कोई पता नहीं चल रहा है कि उसने वोट किया नहीं किया, वो दोबारा से फिर से वोट करने आ जाता है। तो ये पता लग सके कि उसने एक बार वोट किया जा चुका है ऑलरेडी, इसी वजह से इस लिंक को यहाँ पर बनाया गया था। सबसे पहले 1950s में जो साइंटिस्ट थे नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर, उन्होंने इसका पेटेंट ले लिया था और उसके बाद उन्होंने इस लाइसेंस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए लाइसेंस दे दिया मैसूर पेंट्स एंड वर्निश लिमिटेड को। फिर ये जो वहाँ के राजा होते थे, कृष्णा राजा वोडेयार, महाराजा ऑफ मैसूर, उनके द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसको कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उसने अपने अंडर में कंपनी को ले लिया। अब इसको यूज़ में कब से ले रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो पीपल एक्ट हमारा होता है उसके अंदर इसका मेंशन हम देख पाते हैं। तो 1951 में इसका मेंशन है, जिसके सेक्शन 61 के अंदर ये साफ साफ लिखा गया है कि ये जो इनडिलेबल इंक होती है उसको या तो अंगूठे पे लगाए या किसी फिंगर पे लगाए, हर इलेक्टर के जो भी बैलेट पेपर के ऊपर यहाँ पर वोट कर चुका है। क्योंकि पहले हमारी जो वोटिंग होती थी वो कैसे होती थी, बैलेट पेपर के ऊपर होती थी। अब कैसे होती है, इलेक्ट्रिक जो हमारी वोटिंग मशीन है EVM, उनके थ्रू होती है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हो रही है। वो कंट्रोवर्सी आप लोगों के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम करेंगे जो हम हमारी मंथली मैगजीन करते हैं उसकी वीडियोस के अंदर एक एक करके सारे टॉपिक्स को रिवाइज भी करते जाएंगे और समझते भी जाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि इनडेलिएबल कैसे हो जाती है, कि ये मिट क्यों नहीं पाती है, उसके पीछे का क्या कारण है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, पहले ही बता रही हो तो ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर लगा होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस है सबसे पहली बात तो, और केवल तभी दिखेगा जब आप उसको सनलाइट के अंदर, अल्ट्रा वायलेट लाइन के अंदर जो क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है। इस इंक के अंदर लगभग 20% तक की मात्रा में इसको लगाया जाता है और 72 आवर्स के लिए ये कैसे हो जाती है, इसको रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। माई गवर्नमेंट नाम की यहाँ पर वेबसाइट है जिसमें बताया गया है कि ये वाटर बेस्ड इंक है जिसके अंदर अल्कोहल भी मिलाया जाता है ताकि ये फास्टर ड्राई हो सके, जल्दी से सूख चुके, ताकि कोई ऐसा ना हो पहले ड्राई होने से पहले इसको पहुँच दे। खैर ये था हमारा आज के आर्टिकल्स, और आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहले भी हम इसको एक्चुअली पढ़ ही चुके हैं कल के न्यूज़पेपर में, लेकिन आज कुछ अलग बातें हम इसके बारे में जानने वाले हैं। ऑलिव टर्टल, रिडली टर्टल जो है, जो कि हम देखते हैं कि तमिलनाडु के अंदर अपने जो एग होते हैं उनको हैच करके चली जाती है वापस सी के अंदर, और ये जो बच्चे होते हैं 45 से 60 दिन के अंदर ये अंडों में से बाहर निकलते हैं और उसके बाद ये भी यहाँ पर सी के अंदर चले जाते हैं। इसका नाम ओलिव क्यों है, क्योंकि इसका जो कलर है वो हम देख पाएंगे इसके शेल का, वो ऑलिव कलर का होता है। फिलहाल देखते हैं इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है लेब्डियोसियलस ओलिकाविसिया। ओलिव रिडली स्मॉलेस्ट होता है, जितने भी सी टर्टल हमने विश्व में देखे उनमें से सबसे छोटा हम इसको देख पाते हैं। ज्योग्राफिकल रेंज इसकी कहाँ होती है, इंडियन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन में ये मिलता है, लेकिन वहीं पर मिलता है जहाँ का पानी थोड़ा वार्म हो, थोड़ा गर्म हो। वेट इसका होता है 35 से 45 किलो तक चला जाता है, और ये 24 से 28 इंच तक का हम देख पाएंगे किसकी हाइट होती है। हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, या लेंथ अगर मैं बात करूँ तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वेट इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। मेल और फीमेल लगभग एक ही साइज़ जितने ग्रो करते हैं। फीमेल जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा, उनका जो शेल होगा वो राउंडेड कलर का दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि जो ऑलिव टर्टल होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल स्पीशीज़ है ग्लोबली, और ये मास नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, बाहर आते हैं सी से, बीचेस से बाहर आते हैं और बीच के ऊपर अपने अंडों को देके वापस चले जाते हैं। ये लगभग 100 एग्स पर नेस्ट में यहाँ पर निकालती हैं सीजन के हिसाब से। जून से दिसंबर में ये अपने एग्स को देती हैं, और अप्रैल तक जब ये एग से हैचिंग हो जाती है तो वापस वो वहाँ पर सी के अंदर चले जाते हैं। कोस्ट ऑफ ओडिशा जो है इंडिया के अंदर, वहाँ पर लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट हमें दिखाई देती है। उसके बाद हम कोस्ट ऑफ मैक्सिको एंड कोस्टा रिका, इन जगहों पर भी इसको देख पाते हैं। खैर अभी हमने आर्टिकल में तमिलनाडु के कोस्ट के ऊपर भी इनको देखा था, तो बिल्कुल ये वहाँ पर भी पाए जाते हैं। इकोसिस्टम एंड हैबिटेट जो होता है तो टिपिकली ये कोस्टल बेस में पाए जाते हैं या एस्चुरीज वगैरह में पाए जाते हैं, और हम देखेंगे कि ये जो होते हैं ये केवल और केवल 500 फीट जितनी जहाँ पर पानी हो उसी गहराई तक ही जाएंगे, और उसके बॉटम के अंदर ये ड्वेल करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। खतरा क्या क्या है, IUCN स्टेटस की देखें तो इनको वनरेबल स्टेटस दिया गया है। साइट्स के अंदर इनको अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है, और हम बात करें अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके भी शेड्यूल 1 के अंदर इसको रखा गया है।
खतरा इनको है क्योंकि एक तो ओशन के अंदर फिशिंग होती है, मछलियों को पकड़ा जाता है तो उसमें इसको पकड़ लिया जाता है। हैबिटेट लॉस इनका हो रहा है, पोल्यूशन कर दिया जाता है तो उसमें इनके जो स्किन होती है, मुंह होते हैं, नाक होते हैं, उनके अंदर कोई कोई जो पोल्यूटेंट डाला गया वो फंस जाता है, जिसकी वजह से सांस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल डेथ हो जाती है। इनके जो अंडे हो जाते हैं, क्योंकि ये बीच के ऊपर देके जा रहे हैं तो उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी पोचिंग हो जाती है, उनको क्या कर दिया जाता है, चुरा लिया जाता है, हटा दिया जाता है वहाँ पे। फिशरीज बाय कैच इनको कर दिया जाता है, कई बार प्रिडिक्शन इनका मतलब इनको खा लिया जाता है बड़ी मछलियों के द्वारा। मरीन पोल्यूशन सबसे बड़ा खतरा है। इलीगल ट्रेड इनका होता है, इनको पकड़ के बहुत खूबसूरत